नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन कर रहे हैं हम विजन आईएएस का पीटी 365 2026 के लिए। इसमें जो है इकोनॉमिक जो सेक्शन है, इसमें दिसंबर और जनवरी का जो है अपडेटेड मटेरियल है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने जो है पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन ऑलरेडी जो है डिस्कशन कर लिया है। इकोनॉमी में पहला है हमारा विकसित भारत गारंटी फॉर द रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। ये क्या है, इसको जो है जी राम जी भी बोलते हैं, वीबी जी राम जी। ये जो है रिप्लेस करके जो एमजी नरेगा कानून हुआ करता था उसको रिप्लेस करके जो है ये इनेक्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पहले महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 था। इसके अंतर्गत जो है 100 दिन की जो है गारंटी रोजगार था पर हाउस होल्ड जो था। अब उसको जो है इन्हेंस करके इसके अंतर्गत इन्हेंस स्टेचुटरी वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है 125 दिन कर दिया गया है। गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड, यहाँ पर हाउस होल्ड्स की बात की जा रही है। हाउस होल्ड इन द सेंस कि एक कोई परिवार है। हालांकि हाउस होल्ड का डेफिनेशन फैमिली से डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि कोई एक फैमिली है, उसमें उस फैमिली के किसी एक व्यक्ति को गारंटी है कि रोजगार मिलेगा 125 दिन का साल में। अलाइनिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी विथ विकसित भारत 2047 विजन, जो 2047 में हमारा जो है इंडिया को विकसित भारत बनाना, डेवलप्ड कंट्री बनाना जो है, उस विजन के तहत जो है 125 दिन की रोजगार की बात करता है ये। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि पहले जैसे जो है ग्राम सभा के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के अंतर्गत जो कार्य हुआ करते थे वो ग्राम सभा इसको डिसाइड करती थी। इसमें क्या किया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है विकसित भारत नेशन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक। इन द सेंस इसमें क्या है कि वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, और ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल का ही चाहे ग्राम सभा का नहीं, जो भी प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग अलग मंत्रालय के अंतर्गत हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के तरह अंतर्गत हो, तो उसको इंटीग्रेट करके जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य किया जाएगा उसको जो है विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन के अंतर्गत डाल दिया जाएगा। प्लानिंग क्या है कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान बेस्ड प्लानिंग जो है, इसके अंतर्गत वही पीएम गति शक्ति, नेशनल स्पाशियल सिस्टम, ये सब चीज़ें जो है सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि ग्राम पंचायत लेड प्लानिंग जो हो वो तो हो ही, और साथ साथ जो है ये सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाए। फिर जो है सिक्योरिंग पीक एग्रीकल्चर सीजन। अब चूँकि देखिए क्या है, एग्रीकल्चर सीजन क्या होता है, एक तो सोविंग का होता है और दूसरा जो है हार्वेस्टिंग का सीजन होता है। इसमें जो है लेबर शॉर्टेज वगैरह होता है। तो यहाँ पे जो है इस कंडीशन को जो है मतलब जो इस चीज़ को समझते हुए जो है इस बार के बिल में जो क्या किया गया है कि स्टेट को अलाउ कर दिया गया है कि वो 60 डेज तक जो है वो पॉज कर सकते हैं इस कानून के अंतर्गत। कब? जब सोविंग का सीजन हो और हार्वेस्टिंग का सीजन हो, जिससे कि जो है लेबर की जो है अवेलेबिलिटी जो है वो बनी रह पाए। फिर जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास होती है। अब इसी के आधार पर जो है स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग डिसाइड होती है। 60-40, 60-90 का जो फंडिंग का रेशियो होता है, मतलब जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट होते हैं वहाँ पर जो है जो जैसे हिल एरिया है, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंडिंग देती है और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं वहाँ पर जो है 60% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, 40% जो है फंडिंग स्टेट को अपने इकट्ठा करना पड़ता है। तो इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ज़्यादातर जो है सेंटर और दोनों स्टेट दोनों के बीच में जो है शेयर हो जाती है। ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात की जाती है। सेक्टर स्कीम जो होती है, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है, उसमें जो है 90:10 का जो रेशियो रहता है फंड एलोकेशन का, सभी स्टेट्स के लिए वो लागू होता है। फिर इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो इसको ओवरसाइट करने के लिए जो है जो वर्क्स वगैरह होते हैं उसको बायोमेट्रिक्स, जीएस बेस्ड प्लानिंग, जीआईएस बेस्ड प्लानिंग सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग और पब्लिक डिस्कोर्स और सोशल ऑडिट वगैरह का भी जो इसमें प्रावधान है। प्रावधान सोशल ऑडिट वगैरह का तो उसमें भी था, लेकिन जैसे कि और भी जो है जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो ऑडिट होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, इसमें जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट की बात की जाए तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रोजगार गारंटी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है इसके अंतर्गत, और स्टीयरिंग कमेटी जो है वो रहेगी जो मॉनिटर करेगी और पॉलिसी के जो गाइडलाइंस वगैरह है उसको देखेगी। फिर वेज रेट स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो वेज रेट जो है वो टाइम पे जो रिवाइज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको नोटिफाई करेगी वेज रेट को। और इस स्टेट विथिन 6 मंथ, मतलब जो भी स्टेट्स हैं उनको विथिन 6 मंथ जो है इसको जो है नोटिफाई करके मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बात की गई है, बाध्यता इसमें दी गई है। किसी कारण से जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हैं, डिमांड बेस्ड अगर एम्प्लॉयमेंट होता है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। वेज की बात नहीं है इसमें, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा अलाउंस इफ़ वर्क नॉट प्रोवाइडेड ऑन द टाइम। अगर टाइम विथिन टाइम फ्रेम जो है अगर वर्क नहीं दिया जाता है और डिमांड है वर्क का,
तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, जिससे कि जो है मिनिमम लीगल गारंटी फॉर द लेबर, मतलब जो लीगल गारंटी है कम से कम वो जो है प्रिजर्व हो पाए। देखा जाए तो एमजी नरेगा था और बीबीजी रामजी, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो जो वेज एम्प्लॉयमेंट की जो गारंटी की बात होती थी एमजी नरेगा में, वो 100 दिन का था रूरल हाउस होल्ड के लिए। इसमें 125 दिन की बात कर रही है कि हम 125 दिन एटलीस्ट जो है रोजगार देंगे ग्रामीण क्षेत्र में। बीबीजी रामजी की बात हो रही है। फिर नेचर ऑफ वर्क क्या है? तो इसमें जो है एमजी नरेगा में जो है वर्क जो है किस टाइप का होगा वो क्लासिफाइड नहीं था, डिफाइंड नहीं था। मल्टीपल मतलब जो है टाइप के काम होते थे, स्कर्ट कैटेगरी में काम होते थे, और जो है फोकस जो है लिमिटेड स्ट्रेटेजिक फोकस हुआ करता था, रैंडम वर्क हुआ करता था। बीबीजी रामजी में क्या है कि क्लियरली जो है 4 टाइप के जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं, जिसमें कि वाटर सिक्योरिटी पहला हो गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा लाइवलीहुड से संबंधित, और चौथा क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइट से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे उसको। तो ये क्लियरली डिफाइंड है कि हमको फॉर स्पेसिफिक एरिया जो है उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। फिर फंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, तो एमजी नरेगा में जो है सेंटर जो है जो भी अनस्किल्ड जो वर्कर हुआ करते थे उनके वेजेस का जो है कॉस्ट वो जो है गवर्नमेंट करती थी, और ये तो अनस्किल्ड वर्कर ही वाला काम हुआ करता था, तो वेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती थी, और स्टेट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है बियर करते थे। यहाँ पर फंडिंग की बात की जाए बीबीजी रामजी में, तो 60-40 का जो है रेशियो है, और 90:10 का जो है स्पेशल कैटेगरी के स्टेट जो हिली एरिया वगैरह है उनके लिए है। फिर स्टेचुटरी पॉज प्रोविजन क्या है? तो इसमें से जो है बीबीजी रामजी में 60 डेज़ का जो है पॉज प्रोविजन है, जब जो है पीक लेबर का जो क्राइसिस शॉर्टेज वगैरह होता है ड्यूरिंग क्रॉप्स सोइंग और हार्वेस्टिंग का टाइम, तो वो जो है उस टाइम का पॉज दिया हुआ है। एमजी नरेगा में कोई भी पॉज का क्लॉज नहीं था। फंडिंग अप्रोच क्या था? एक फंडिंग अप्रोच एमजी नरेगा में डिमांड ड्रिवन अप्रोच हुआ करता था, मतलब जो है फंड एलोकेट करने के बाद भी अगर फंड उससे ज़्यादा की डिमांड हो, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ जो है अपने बजट में प्रावधान किया, लेकिन जो है डिमांड जनरेट 60 करोड़ का भी हो गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो है वो फॉलोअप करती थी, उसको फंडिंग करती थी। बाद में भले सोशल ऑडिट वगैरह होता था, वो अलग बात है, लेकिन जो है डिमांड बेस्ड जो है फंडिंग था, इसलिए ये अनप्रिडिक्टेबल था। लेकिन इसमें क्या है कि नॉर्मेटिव फंडिंग होगा, इंश्योर प्रिडिक्टेबल फंडिंग वाइल प्रोटेक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो इसमें जो है पहले से ही एलोकेट है कि ये ही काम होना है, और ये फंडिंग का क्राइटेरिया होगा 60:40, तो अब इसमें मिसयूज का भी चांसेस जो है वो कम है। प्लानिंग फ्रेमवर्क जो है, इसमें ग्राम पंचायत जो है बेसिकली प्लान करती थी। हमारे एमजी नरेगा वाले स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इसमें इन्वॉल्व होती थी, लेकिन ग्राम पंचायत का ही रोल हुआ करता था। बीबीजी रामजी में क्या है कि इसको इंटीग्रेट कर दिया गया, बहुत सारे मंत्रालय, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट वगैरह के जो भी कार्य हैं इसको इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया। तो प्लानिंग केवल एक मतलब जो है ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं रह गया, इसको और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है और ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। तो ये बेसिकली जो है हमारा डिफरेंस हुआ बीबीजी रामजी में और एमजी नरेगा में जो है कानून में क्या डिफरेंस है, और बीबीजी रामजी जो है उसको किस तरीके से जो है इनेक्ट किया गया है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने 2nd एडिशन जो है रिलीज किया है स्टेट फाइनेंस का, पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंस 2023-24 के लिए। इसमें जो है स्टेट का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में दिया गया है कि रेवेन्यू और कैपिटल कितना है, क्या डेफिसिट रह गया, और कहाँ से जो है रेवेन्यू और कैपिटल का सोर्स है। तो देखा जाए, देखिए क्या है कि अगर जैसे जो फंड वगैरह होते हैं स्टेट और जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो आते हैं एक रेवेन्यू और कैपिटल के पार्ट में। रेवेन्यू पार्ट वो होते हैं, इनकमिंग की बात बोल रहा हूँ, जो फंड जो है इकट्ठा होते हैं, तो रेवेन्यू पार्ट वो होते हैं जो रिकरिंग टाइम पे होते हैं, हमेशा मतलब जो है मतलब इन और आउट होते रहते हैं। कैपिटल जो है वन टाइम होता है, और जिसका यूज जो है कैपिटल क्रिएट करने में, जो है एसेट क्रिएट करने में होता है। तो वन टाइम मतलब जो है जिसका फ्लो होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और जो रिकरिंग टाइप का मतलब जो है होता है, बार बार होता है, तो जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो स्टेट की रेवेन्यू अगर देखा जाए तो खुद का जो टैक्स जो है सिस्टम, उसके थ्रू जो है रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो स्टेट का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है। वो कंट्रीब्यूट करता है 47%, मतलब अगर 100 रुपये जो है स्टेट को अगर रेवेन्यू मिल रहा है तो उसमें 47 रुपीज़ जो है वो उसका खुद का जो है सोर्स जनरेट करता है। ये ऐसा 2014-15 से लेकर के 23-24 तक के बीच में जो है वो डाटा बोलता है सीएजी का। अदर कंपोनेंट जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसमें 28% जो है इंक्लूड शेयर्स ऑफ यूनियन टैक्सेस एंड ड्यूटीज, मतलब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपने जो टैक्स है उसको डिवोल्यूशन करता है, वो स्टेट के 28% कंपोनेंट होता है। ग्रांट इन एड जो मतलब अनुदान वगैरह जो मिलता है, ग्रांट्स वगैरह, वो 17% है। और स्टेट का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये जो है ये टैक्स रेवेन्यू है जो हमारा जो 47% था, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 8% तो है। तो इस प्रकार से जो है ये 100% हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जो है, यूनियन गवर्नमेंट कितना टैक्स जो है डिवोल्यूशन करती है, शेयर करती है, तो 2014-15 में जो 21%, 21.3% हुआ करता था
जो शेयर करता था गवर्नमेंट जो है स्टेट रेवेन्यू के लिए, वो बढ़ करके जो है 23-24 में जा करके 29.7% हो गया। मतलब 2023-24 में जो है वो 21% बढ़ करके 29% जो है मतलब ट्रांसफ़र होने लगा, डिवोल्यूशन होने लगा। ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो है प्रीवियसली जो है जितना डिवोल्यूशन होता था उससे ज़्यादा जो है अब जो है टैक्स शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ऐसा जो है रिकमेंडेशन है 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन के आधार पर जो है ये करती है। ये रेवेन्यू पार्ट हुआ। दूसरा जो है कैपिटल जो रिसिप्ट होता है स्टेट का, वो अगर देखा जाए तो 2014-15 से लेकर के 23-24 के बीच में जो पब्लिक डेप्ट रिसिप्ट होता है, जो टोटल डेप्ट और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट मिलता है उसके रेंज में है जो 94 से लेकर के 99% तक हो गया है। तो पब्लिक डेप्ट मतलब जितना मतलब टोटल डेप्ट, एक तो टोटल डेप्ट बोला जाए और नॉन डेप्ट कैपिटल को मिला करके देखा जाए तो जो पब्लिक डेप्ट है वो रेंज है कितना 94 से 99%। फिर जो स्टेट एक्सपेंडिचर की बात की जाए, मतलब स्टेट खर्चे कितना करते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस देखा जाए 2014-15 से लेकर के 23-24 के बीच में, तो स्टेट से बजटरी स्पेंडिंग रेंज बिटवीन 16.15 लेकर के 17.4% टोटल कंबाइंड जीएसडीपी। तो मतलब स्टेट का जो बजटरी एक्सपेंडिचर मतलब बजट में जितना एलोकेट करते हैं कि हाँ इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, जब बजट पेश करते हैं तो जो कंबाइंड उसकी जो जीडीपी होती है मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसका जो है लगभग 17.5% जो है वो बजटरी एक्सपेंडिचर है, बजट में एलोकेट किए हुए फंड का जो है खर्चा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है जो रिकरिंग टाइप के होते हैं, कमिटेड होते हैं कि मतलब गवर्नमेंट को जो है खर्च करना ही है, वो 2023-24 और 2014-15 की डाटा निकाला जाए तो स्टेट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंस्टिट्यूट 80 से 87% जो है अब टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो है कैपिटल का जो है पार्ट जो है उससे ज़्यादा जो है स्टेट का रेवेन्यू जो है वो खर्चा होता है लगभग 80 से 87% तक। और उसमें कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि ये खर्चे गवर्नमेंट का ऑब्लाइज है कि उसको करना ही है, मतलब उससे डिफर्ड नहीं कर सकता है। जैसे कि सैलरी, अपने स्टाफ को सैलरी पेमेंट करना, पेंशन, फिर जो प्रीवियस लोन वगैरह है उसका इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये कमिटेड एक्सपेंडिचर हैं। और सब्सिडीज़, अगर सब्सिडीज़ अनाउंस कर दिया गया है, कोई स्कीम चल रहा है सब्सिडी का, या समझ लीजिए कि मतलब हेल्थ स्कीम है, एजुकेशन स्कीम है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, फूड सिक्योरिटी का है, तो ये जो है ये जो सब्सिडी होती है ये भी कमिटेड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो है अब गवर्नमेंट का खुद भी मैंडेट है, स्टैट्यूटरी मैंडेट है, अगर कानून पास करा के देते हैं तो देना ही देना है। तो ये जो है कंसिस्टेंटली एब्जॉर्ब मोर देन हाफ ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका 50% से ज़्यादा जो है लगभग 51.76% जो है वो केवल जो है कमिटेड एक्सपेंडिचर में जा रहा है। 2023-24 का आंकड़ा बोलता है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट हैज़ रिमेंड रेंज ऑफ 13 से लेकर के 20% तक, मतलब जो है बहुत कैपिटल पार्ट में जो है हमारा एक्सपेंडिचर स्टेट का अगर देखा जाए तो 13 से 20% तक ही रह गया है। जब 14 से 15 और 23-24 के बीच में देखा जाए तो 13 था वो 20 हो गया है। रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए, रेवेन्यू मतलब जो है एक तो ये होता है कि रेवेन्यू की आवक कितना मतलब वो जनरेट कर रहा है और खर्च, तो वो दोनों के बीच के जो है रेवेन्यू के मतलब जो डिफरेंस इनकमिंग और आउटगोइंग जो है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के गैप को बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। और वही फिजिकल डेफिसिट भी इसी टाइप का होता है कि टोटल कितना खर्च मतलब जो है एक्सपेंडिचर हुआ और कितना जो है रिसिप्ट हुआ, तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस को डेफिसिट हम बोलते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट जो है जैसा कि 15 फाइनेंस कमीशन में ये बोला गया था कि स्टेट को 3% ऑफ द जीएसडीपी मतलब 3% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जितना, उसका 3% विद इन उसकी लिमिट जो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। और जो है जो भी मतलब जितने भी लगभग स्टेट हैं वो सिस्टमेटिकली जो है उस चीज़ को ब्रीच कर रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट कंसिस्टेंटली उनका 3% से ऊपर रह रहा है। तो ये ऑडिट में जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऑडिट में ये बोला गया है। इसमें कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक तो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है 3% से कम रहना चाहिए। कमिटेड एक्सपेंडिचर जो होता है रेवेन्यू पार्ट का वो जो है 50% से ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से डिवोल्यूशन जो हो रहा है वो मतलब अगर परसेंटेज देखा जाए तो 42% है, लेकिन कितना है स्टेट के रेवेन्यू का पार्ट का कितना बनता है वो 29.77% बन रहा है। तो ये स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है रिवीजन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी इन्होंने जो है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो है न्यू बेस ईयर 2024 जो है वो रिलीज कर दिया है। मतलब अब जो है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर जो है 2024 हो जाएगा, जो कि पहले 2012 हुआ करता था। सीपीआई क्या है कि ये एक डिजिग्नेटेड टू मेजर द चेंजेस ऑफ ए प्राइस ओवर ए टाइम, मतलब जो है समय के साथ जो है किसी वस्तु का जो है प्राइस जो है रेट जो है वो चेंज होता है, तो उसके चेंज को मेजर करने का जो है एक ये पैमाना है।
इसमें क्या होता है कि जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइसेस ऑफ द सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड परचेज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। मतलब हाउस होल्ड जो है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई जो सिलेक्टेड जो आइटम्स हैं जो CPI के बास्केट में हैं उसको परचेज करते हैं, तो उसका जो है प्राइस चेंज को ये मेजर करता है। इवन अप टू अगर इसको हम जो है इन्फ्लेशन के डिफिनेशन से भी, अगर केवल प्लेन जो है इन्फ्लेशन के डिफिनेशन से भी देखें तो ये भी जो है हमारा इन्फ्लेशन का डेफिनेशन जो है इसी से हो जाएगा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेफिनेशन दिया है। बस यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पे जो है रिटेल दिया हुआ है, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए दिया हुआ है, उसके जगह पे हम जो है जनरल लेवल ऑफ रिटेल की जगह पे जनरल लेवल ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड परचेज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ईच आइटम इन द CPI बास्केट इज डिजाइन टू स्पेसिफिक वेट। मतलब जैसे एक बास्केट सब कमोडिटी है, उसमें जो है नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जो है उनको वेट दिया हुआ है, वेटेड एवरेज हम निकालते हैं, तो उस वेट को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इट रिलेटिव शेयर ऑफ द टोटल कंजम्पशन स्पेंडिंग। तो जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है उसके शेयर को रिफ्लेक्ट करता है। जेनेसिस देखा जाए CPI का रूरल, अर्बन और कंबाइंड। रूरल अर्बन कंबाइंड क्या है, ये तो ग्रामीण क्षेत्र का जो है अगर हम CPI मेजर करते हैं तो वो रूरल हो गया, शहरी क्षेत्र का अर्बन हो गया, और ये दोनों का मिक्स जो होता है वो कंबाइंड होता है। और ये हमारा जो यही हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। CPI कंबाइंड जो है वो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है। जेनेसिस इसका ये है कि 2011 जनवरी से जो है इसे रिलीज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के द्वारा। उस समय बेस ईयर जो है 2010 हुआ करता था। हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात बोला जाए तो जैसे गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है, चाहे हम जैसे जनरल इकोनॉमी में हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन जो बढ़ने का जो मेजरमेंट होता है वही हमारा CPI कंबाइंड यही है। बेस ईयर जो है, बेस ईयर क्या होता है, ये चूज़ किया जाता है एक रेफरेंस पॉइंट 100 के लिए। मतलब जैसे कि हमारे पास जो बास्केट्स ऑफ कमोडिटी है, एक फॉर द एग्जांपल 100 नंबर ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटी है, और इसका जो है प्राइस टैग निकाल करके एक जो है वैल्यू निकाल दी गई, उसको हम 100 इंडेक्सेशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर उतने ही बास्केट, अब 100 रुपये में इस बास्केट ऑफ कमोडिटी को हम 100 रुपये में आज खरीद रहे हैं, 2024 बेस ईयर है, तो फिर 2025 में हम अगर इसी सेम बास्केट ऑफ कमोडिटी खरीदने गए और वो हमको क्या मिलता है, 105 रुपये में मिलता है, तो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे क्या हो गया, 5% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब हम जाएंगे 2026 में अगर खरीदने जाएंगे, और ये जो सेम कमोडिटी हमारा जो 2024 में जो 100 रुपीज़ का था वो हमको अगर 115 रुपये में मिल रहा है, तो हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू जो है जो 2024 के कंपैरिजन में हमारा 15 रुपये जो है बढ़ गया सेम बास्केट ऑफ कमोडिटी। लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब हम करेंगे तो जो हमारा जो है बेस ईयर, मतलब जो ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो है इन्फ्लेशन का हम रेट निकालते हैं, तो इसके 105 के कंपैरिजन में 115 हम निकाल लेंगे, लेकिन जो इंडेक्सेशन की वैल्यू होगी वो 2024 बेस ईयर के रूप में होता है। तो यहीं पे जो है रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा होता है वो बेस होता है, वो बेस जो है 100 जो है वो 2024 को लिया जाता है, और इसी के आधार पे जो है चेंजेस कंपेयर करते हैं, जो चेंजेस ओवर द टाइम जो प्राइजेस का है। और ये क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू मेजर हाउ मच प्राइस हैव इंक्रीज और डिक्रीज एंड कीप इन्फ्लेशन फिगर रिलेवेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो मतलब जो है इन्फ्लेशन फिगर को समझने में आसानी होती है इससे। फार्मूला क्या होता है CPI को कैलकुलेट करने का, तो ये जो है एक है लेस्पराइज इंडेक्स फार्मूला होता है। अब इसमें क्या है कि 3 चीज़ें उठाया जाता है। एक तो पहले कि बेस ईयर का जो प्राइस है, फिर बेस ईयर में वेट जो लिया गया है वो है, उसमें वेट में क्या होगा कि वेट डायग्राम इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द रिजल्ट ऑफ मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड। और मतलब और ये डाटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है जो मिक्स मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड का, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इसके आधार पर जो है बेस ईयर का वेट जो है वो मेजर किया जाता है और टैली किया जाता है। बेस ईयर का जो प्राइस है अक्रॉस ऑल मंथ जो है वो बेस ईयर, मतलब जो है एवरेज प्राइस साल भर का, अगर जैसे 2024 बेस ईयर है तो 2024 में जो 12 मंथ हुए हैं तो उस 12 मंथ का जो एवरेज प्राइस होगा वही बेस ईयर में कैलकुलेट किया जाता है। और अलग अलग टाइम स्पान पे जो है इसको कलेक्ट किया जाता है। जो ये हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो है मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड था, उसको 7 दिन, 30 दिन, 365 दिन का जो है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जो है लिया जाता है। फिर करंट मंथ प्राइस अगर देखा जाए तो कलेक्टेड मंथली बाई मोस्पीस फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर एक जो है डिपार्टमेंट है जिसमें फील्ड ऑपरेशन डिवीजन बोलते हैं, वो जो है वो सैंपल सर्वे करता है, वो कलेक्ट करता है डाटा मंथली बेसिस पे। सिग्निफिकेंस फिर क्या है, मतलब हम क्यों मेजर करें इन्फ्लेशन, तो सिग्निफिकेंस इसका है, एक तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है RBI की, जिसमें इन्फ्लेशन के आधार पर, जैसे अभी एट प्रेजेंट जो है हमारा जो है CPI कंबाइंड जो है 4% जो है RBI टारगेट करती है कि इस 4% रहना चाहिए, प्लस माइनस जो है 2% दिया, मतलब 2 से 6% के बीच में जो है इन्फ्लेशन हमारा रहना चाहिए, RBI को ऐसा मैंडेट दिया हुआ है।
फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बैठती है तो इस चीज़ को देखती है कि क्या हमारा इस रेंज में है, और इसी के हिसाब से जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिसाइड होती है रेपो रेट। फिर पॉलिसी इंटरवेंशन यूज्ड फॉर डिजिग्नेटेड पॉलिसी एंड सोशल सेक्टर स्कीम, और इसी इन्फ्लेशन के आधार पे जो है सोशल सेक्टर स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है वो इसी के आधार पे जो है सीपीआई के आधार पे ही चलती है। फिर नेशनल अकाउंटिंग की बात की जाए तो सीपीआई सर्व एज ए डिफ्लेटर टू एडजस्ट नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। अब जैसे जीडीपी डिफ्लेटर की बात की जाए तो वो भी जो है पूरा ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन को एडजस्ट मेजर करने का एक तरीका है। तो ये भी नेशनल अकाउंटिंग में सीपीआई इन्फ्लेशन भी इसमें कार्य करते हैं, जिससे कि एक्चुअल जो है इन्फ्लेशन कितना है और एक्चुअल जो है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह कितना हो रहा है। क्योंकि देखिए सिंपल सा चीज़ है कि जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी है 100 रुपये, लेकिन जो है अगर इन्फ्लेशन अगर देख लिया जाए तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद हो सकता है कि हमारी जीडीपी 90 हो जाए। तो ये जो एडजस्टमेंट होता है इससे रियल जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ दिखता है वो रिफ्लेक्ट होता है। फिर चौथा है वेज एंड कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्सेशन। ये क्या होता है कि जैसे डीए बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है कर्मचारियों का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, साथ साथ जो है रूरल वेज जो रिवीजन होता है, एमजी नरेगा का था, चाहे बीबी जी राम जी जो नया स्कीम आ गया है, तो उसका भी जो है एक्चुअल में जो डाटा इसी सीपीआई के थ्रू ही लिया जाता है और उसी के आधार पर जो है इसको जो है रिवाइज किया जाता है, प्राइस को, डीए को, महंगाई भत्ता को, चाहे पेंशनर्स के जो है डीए जो रिलीफ वगैरह मिलता है वो इसी के आधार पर किया जाता है। तो इसलिए जो है सीपीआई का इम्पोर्टेंस है। की चेंजेस जो है सीपीआई 2024 में कंपेरिजन 2012 के क्या क्या किया गया है। तो पहला कि नंबर ऑफ जो बास्केट्स में कमोडिटी थे जो उनका वेटेज जो दिया जाता है उसमें बास्केट्स ऑफ कमोडिटी अभी 358 हो गया है गुड्स का। पहले जो है वाले में 299 था, इसमें बढ़ा करके जो है 398 कर दिया गया है, और सर्विस जो है 40 से 50 कर दिया गया है, और गुड्स वाला जो है 259 से लेकर के 308 कर दिया गया है। और इसमें क्या है सीपीआई वाले में क्या था कि नंबर ऑफ आइटम इन रूरल एरिया 288 था और 281 था अर्बन एरिया में। तो ये जो चीज़ें हैं कि मतलब जो है बास्केट ऑफ कमोडिटी में जो है 358 जो है आइटम्स जो है उसमें वेटेड है। फिर चेंज क्या है, न्यू एडिशन क्या किया गया है, तो अभी नए 2024 वाले में ग्रामीण जो हाउसिंग था पहले जो है उसका रेंट वगैरह काउंट नहीं हुआ करता था, तो उसको जो है इसमें ऐड किया गया है। फिर ऑनलाइन मीडिया सर्विस प्रोवाइडर स्ट्रीमिंग सर्विसेज उसको ऐड किया गया है। वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, बार्ले एंड इट्स प्रोडक्ट, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अटेंडेंट, बेबी सीटर और एक्सरसाइज इक्विपमेंट ईटीसी जो है इसको ऐड किया गया है। तो आइटम रिमूव भी किया गया होगा 2012 के कंपेयर में। तो जैसे वीसीआर हुआ करता था, डीवीडी प्लेयर वगैरह हुआ करते थे, तो उनको रिमूव कर दिया गया है। हायरिंग चार्जेस, रेडियो टेप रिकॉर्डर हुआ करता था उसको रिमूव कर दिया गया है। सेकंड हैंड क्लॉथ वो इंक्लूड था 2012 में, उसको रिमूव कर दिया गया है। सीडी, डीवीडी, ऑडियो वीडियो कैसेट्स और कॉयर जो रोप होता है उसको जो है रिमूव कर दिया गया है। रेफरेंस किसका लिया जाता है वेटेड का, तो एक तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के हिसाब से, और एक दूसरा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो ये हाउस होल्ड सर्वे होगा 2024 वाला जो हमारा बेस ईयर है सीपीआई में, हाउस होल्ड सर्वे होगा। और दूसरे वाले में था कि मतलब जनरल जो है कंजम्पशन जो है उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे होगा। क्लासिफिकेशन क्या है कि 12 डिवीजन है बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पज। मतलब जो है 12 डिवीजन इसमें है, और इसमें क्या है 6 ग्रुप थे बेस्ड ऑन द COICOP 1999, और इसमें जो है 2018 का बेस लिया गया है। डाटा कलेक्शन कैसे होगा, नए वाले 2024 वाली सीरीज में कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू, और वो भी टैबलेट पे होगा, मतलब थ्रू कंप्यूटर, मतलब इंटरव्यू वगैरह होगा, डाटा रिकॉर्डिंग वगैरह होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। 2012 वाले में पेपर बेस्ड जो है वो शेड्यूल हुआ करता था। हाउसिंग वाला जो था मतलब जो है नया चीज़ इसमें है कि ऑल इंडिया अर्बन एंड रूरल जो है हाउस तो ऐड करेंगे, साथ साथ रूरल रेंट जो था ये फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है 2024 में। और 2012 वाले में क्या ऑल इंडिया अर्बन जो है एरिया का जो है हाउसिंग रेंट वगैरह जो है कैलकुलेट हुआ करता था। वेटेड एवरेज जो है पहले फूड का जो है 45.86% हुआ करता था, उसको रिड्यूस यहाँ पे किया गया है 36.75 है। फिर भी 36.75 अभी अगर फूड का वेट है इसमें बास्केट ऑफ कमोडिटी में सीपीआई में, तब भी ये जो है सबसे ज़्यादा है। कंपेरिजन मान लीजिए सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है कुछ आइटम्स, तो उससे ज़्यादा है सबसे फूड एंड बेवरेज है। और पिछले वाले में तो 45% था, उससे इसको रिड्यूस किया गया है। कुछ अदर जो है चेंजेस इसमें किए गए हैं, कुछ और मॉडिफिकेशन इसमें जैसे किया गया है कि एक्चुअल रेंट पेमेंट फॉर द हाउसिंग, इसके साथ साथ जो है मेंटेनेंस, रिपेयर, सिक्योरिटी जो है घर का सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई और अदर मिसलेनियस सर्विस जो है उसको भी जो है ऐड इसमें किया गया है। 3 जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनको ऐड किया गया है। फिर एक्सक्लूड क्या किया गया है, तो जो गवर्नमेंट जो बैक्ड जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है हाउसिंग, चाहे कोई आपका प्राइवेट एम्प्लॉयर भी है वो भी अगर एकोमोडेशन देता है तो वो जो है सीपीआई हाउसिंग इंडेक्स से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है, जिससे कि जो मार्केट का डिस्टॉर्शन होता है कैलकुलेशन में वो अवॉइड किया जा सके।
साथ साथ जो है प्राइस जो है हम डाटा कलेक्शन करेंगे प्राइस का, उसमें जो है और कहाँ कहाँ से जो है अल्टरनेट डाटा सोर्स है, तो ई कॉमर्स प्राइस, ऑनलाइन सोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, ये सब भी चीज़ें हैं जो डाटा को मतलब और इंक्लूसिव बनाएंगी। मतलब डाटा का रेट का प्राइस का टैली जो है आप ऑफलाइन सर्वे से भी होगा और साथ साथ जो है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे जो प्राइस टैग मिलता है हमको उससे भी जो है इसको टैली किया जाएगा। अब ये हुआ इंडिया का डाटा सिस्टम, मोस्पी के द्वारा जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इसके अलावा जीडीपी का भी कैलकुलेशन होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का भी कैलकुलेशन होता है और रिलीज किया जाता है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंटरनेशनल प्रैक्टिस को फॉलो करता है। वो जो प्रैक्टिस है वो आईएमएफ का जो है गाइडलाइन है उसके आधार पे होता है। तो आईएमएफ जो है इसके आधार पे जो है ग्रेडिंग देता है विभिन्न देशों को, अलग अलग देशों को, कि इनका जो है डेटा जो रिलीज करते हैं कोई भी देश, तो उसका ग्रेड कितना है। तो जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो जीडीपी और जीवीए के जो डाटा है इंडिया के अकाउंट का जो स्टेटिस्टिक्स है उसको सी ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। और उसी तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सटर्नल सेक्टर मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स को बी ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मतलब क्या ग्रेडिंग किस हिसाब से देता है, तो अगर ग्रेड ए का मतलब जैसे है आईएमएफ अगर किसी स्टेटिस्टिक्स को जो है ग्रेड ए देता है तो वो मतलब उसके हिसाब से वो सुपीरियर हुआ। इसमें क्या बोलता है कि एडिक्वेट फॉर द सर्वेलेंस, मतलब ये सही है, एडिक्वेट है। ग्रेड बी अगर देता है तो ये क्या बोलता है कि जो आपने जो है स्टेटिस्टिक्स के थ्रू जो डाटा रिलीज किया है, जो आपका सर्वे है, कैलकुलेशन है, उसमें शॉर्ट कमिंग है, सम शॉर्ट्स कमिंग है, लेकिन जो है ब्रॉडली एडिक्वेट है, मतलब फिर भी मतलब चल जाएगा, इस टाइप का ग्रेड बी देता है। ग्रेड सी देता है जब कि जो है डाटा है शॉर्ट कमिंग दैट समहाट हैम्पर सर्वेलेंस, मतलब जो है सर्वेलेंस जो में रुकावट पैदा करेगा, हैम्पर करेगा, इस टाइप का शॉर्ट कमिंग है आपके पास, तो उसको ग्रुप सी देता है। तो वही हमारा जीडीपी और जीवीए को जो है ग्रुप सी मिला हुआ है। और यहाँ पर जो है हमारा सीपीआई जो है उसको क्या मिला हुआ है, ग्रुप ग्रेड बी मिला हुआ है। ग्रेड डी क्या बोलता है कि आपका जो है सीरियस शॉर्ट कमिंग है आपके जो डेटा में और जो है सिग्निफिकेंटली हैम्पर कर सकता है सर्वेलेंस को। तो ये हुआ मतलब आईएमएफ का जो है 4 टियर डाटा एडिक्वेसी सिस्टम, जिसके आधार पर ग्रेडिंग देते हैं। सीपीआई में क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, क्या एक्सक्लूड की गई हैं, कितना कम्युनिटी ऑफ बास्केट्स है, किसका क्या वेटेज है, कौन रिलीज करता है, इंपॉर्टेंस क्या है, गवर्नमेंट उस डाटा का क्या करती है, ये सब हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सपोर्ट प्रिपरेशनस इंडेक्स ईपीआई। ये क्या है, एक्सपोर्ट का प्रिपेयरनेस कितना है स्टेट का स्पेसिफिकली देखा जाए तो उसको रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये 4th एडिशन है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, फर्स्ट एडिशन जो है लॉन्च किया गया था। ये क्या करता है कि कंप्रहेंसिव असेसमेंट करता है एक्सपोर्ट रेडीनेस, मतलब कौन स्टेट कितना एक्टिव है, एजाइल है एक्सपोर्ट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाहे जो है उसका मतलब जो है थॉट प्रोसेस कितना जो है डेवलप है एक्सपोर्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि इंडिया को जो है $1 ट्रिलियन जो है वो एक्सपोर्ट करना है 2030 तक, मर्केंडाइज जो एक्सपोर्ट होता है उसको लेकर के। विजन है 2047 तक जो है इंडिया को विकसित भारत बनाना है। तो इसी को ये अलाइन करता है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। एक तरीके से जो है कम्पिटिटिवनेस जो है वो स्टेट के एमंग में जो है वो बढ़ाने के लिए कार्य करता है। स्टेट्स को यहाँ पे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है लार्ज स्टेट्स जो हैं और दूसरा जो है स्मॉल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो लार्ज स्टेट में जो है अगर देखा जाए तो क्या चीज़ डिवीजन करता है इन सबको, तो लैंड एरिया, पॉपुलेशन और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके आधार पे जो है इनका मतलब जो है पार्टीशन किया गया है। कैटेगरी इसमें 3 है। एक तो एस्पायर है जो सबसे पीछे है मान लीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अर्ली स्टेज में डेवलपिंग दियर एक्सपोर्ट्स। फिर एक चैलेंजर हैं जो मतलब जो है इमर्ज हो रहे हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल के रूप में और इन्हेंस कर रहे हैं फाउंडेशनल डायमेंशन को। लीडर जो है वो ऑलरेडी जो है एक्सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए कंसिस्टेंटली जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को। तो 3 कैटेगरी है, एस्पायर, चैलेंजर्स और लीडर्स। 2024 का जो ईपीआई है रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा, क्योंकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करता है और क्या क्या चीज़ बेंचमार्क है इसके। तो लीडिंग स्टेट इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं लार्ज स्टेट्स की बात की जाए तो परफॉर्मेंस में। और स्मॉल स्टेट्स और यूटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखा जाए तो इसमें परफॉर्मर जो हैं लीडिंग उसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा। और पिलर वाइज अगर देखा जाए और परफॉर्मेंस देखा जाए तो मतलब जो है क्या क्या चीज़ें जो है इसको मेजर करता है कि किसी कंपिटिटिवनेस कितना है, अगर प्रिपेयर्डनेस कितना है अगर एक स्टेट का, तो उसमें देखा जाएगा एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको 20% वेटेज दिया गया है, बिजनेस इकोसिस्टम उसको 40% दिया गया है, पॉलिसी एंड गवर्नेंस उसको 20% दिया गया है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है 20% दिया गया है। तो ये इसके वेटेज हैं, किसके आधार पर जो है इसको मेजर किया जाता है।
इंडिया का एक्सपोर्ट सिनेरियो देखा जाए तो टोटल वैल्यू जो है इंडिया का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और सर्विस एक्सपोर्ट इसको मिला करके $825 बिलियन का हुआ है 2025 में। 6.1% का जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। केवल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का बात किया जाए तो $437.7 बिलियन US है कि मतलब जो है वो ब्रॉडली जो है मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में उतना ही सिमिलर चल रहा है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है उसका अगर ग्रोथ देखा जाए तो $387.5 बिलियन US का एक्सपोर्ट किया है और ये ऑल टाइम हाई जो है ग्रोथ दिखा रहा है 13.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो मतलब हमारा सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो मतलब पिछले साल के मुकाबले जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको बोलते हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट बोलते हैं वो लगभग जो है पैरेलल में ही रहा है, मतलब उसमें कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं दिखा है। तो ये हुआ एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स से हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड। इसको अभी क्या है 10 साल हो गया है। 16 जनवरी 2026 को जो है नेशनल स्टार्टअप डे जो है सेलिब्रेट किया गया था। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के 10 साल हो गए बोल करके। लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे स्टार्टअप की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो लीगल स्ट्रक्चर इसका ये है कि इसके अंतर्गत कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, रजिस्टर्ड की जाती है, जैसे कि उसका होगा नाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई होगी, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर या फिर पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जिसमें कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है इंक्लूडेड है। तो ऐसे फर्म्स जो मतलब जो है लिमिटेड कंपनी के रूप में डेवलप हो, पार्टनरशिप फर्म के रूप में डेवलप हो और उनका एज जो है वो मैक्सिमम 10 साल हुआ हो, 10 साल से पुराना ना हो, और साथ साथ जो है उनका टर्नओवर जो है फाइनेंशियल ईयर देखा जाए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जब से इनकॉर्पोरेट हुआ है 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर स्कोप ऑफ वर्क क्या है उनका, तो स्कोप ऑफ वर्क जो है उनका इनोवेशन है, डेवलपमेंट है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस, और स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए विथ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। तो इन सब क्राइटेरिया को अगर फिल करता है तो उसको हम जो है स्टार्टअप बोलते हैं। और कोई भी जो है स्टार्टअप का जो क्राइटेरिया के अंतर्गत जो है पिछली कोई कंपनी बड़ी कंपनी स्प्लिट होकर के रीस्ट्रक्चर होकर के अगर फिर से एग्जिस्टेंस में आती है तो वैसे बिजनेस चाहे स्टार्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टार्टअप का दर्जा नहीं देते हैं, वो नहीं आता है। मतलब एग्जिस्टिंग कोई कंपनी बड़ी है उसको मतलब अगर 400 करोड़ की कंपनी है उसको स्प्लिट करके 150 और 250 करोड़ का अगर टर्नओवर वाला कंपनी कर दिए और 5 साल हुआ तो उसको स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा जो है की कंपोनेंट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव से संबंधित क्या थे, पहला जो है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई थी। तो जो स्टार्टअप के लिए जो फंड जो है एलोकेट किया गया था उसके लिए जो है 10,000 करोड़ सिडबी के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता है। फिर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, सीड फंड का मतलब जो है जो स्टार्टिंग फंड जो होता है अर्ली स्टेज के लिए जो है स्टार्टअप के लिए जो फंड चाहिए रहता है उसको हम सीड फंड बोलते हैं। तो इस मतलब जो है एज ए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप और मार्केट एंट्री जो है उसकी प्रोविजन की बात की गई है। फिर जो है जैसे स्टार्टअप के लिए जो लोन वगैरह की व्यवस्था होती है तो उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप जो स्टार्ट किया गया था, इसके अंतर्गत जो है ये मतलब ऑपरेशनलाइज करता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के थ्रू ऑपरेशनलाइज होता है। इसमें जो है जीरो कोलेटरल मतलब कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। फिर डिजिटली अगर देखा जाए तो इसको प्रमोट करने के लिए और इनेबल करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम इनेबलर में स्टार्टअप इंडिया हब है। ये क्या करता है, एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करता है जो मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है तो उसका कोई इन्वेस्टर होगा जो पैसा लगा रहा होगा, फिर कोई मेंटर होगा जो गाइड कर रहा होगा, फिर इंक्यूबेटर है, फिर इसको देख करके कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है तो उसको जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए स्टार्टअप इंडिया हब की स्थापना की गई। फिर नेशनल मेंटरशिप पोर्टल जो है मार्ग वो जो है लॉन्च किया गया। ये क्या है, ये डिजिग्नेटेड करता है कि स्टार्टअप जो हो गए नए जो स्टार्टअप उनको इजी एक्सेस करेगा, मतलब जो है जो गाइडेंस वगैरह होगा, एक्सपीरियंस होगा, जो प्रीवियस कोई स्टार्टअप मतलब जो है रन करके गया होगा तो उसका जो एक्सपीरियंस मेंटरशिप जो है वो मार्ग पोर्टल पे हमको दिखेगा। और उसके से टाई अप करके जो है कोई नया वेंचर चालू करना चाहता है, कोई नया स्टार्टअप चालू करना चाहता है तो उससे मार्गदर्शन ले लेगा। फिर स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल, तो ये जो है इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल का मतलब हुआ कि जो वेरियस जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टार्टअप को फंडिंग देते हैं तो उनको उस इन्वेस्टर्स को जो है वो कनेक्ट करने के लिए एक पोर्टल है जिसपे जो है अर्ली स्टेज जो वेंचर्स होंगे, मल्टी वेंचर कैपिटल फंड जो है इनके मतलब एक सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना मतलब जो है वहाँ पर ये मिल जाएगा। फिर स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क की भी स्थापना की गई। तो इसमें जो है ना फेडरलिज्म जो है हमारा उसमें कम्पिटिटिवनेस लाने के लिए, स्टेट को प्रमोट करने के लिए कि भाई एक स्टेट जो है वो आगे बढ़ गया है, आप भी जो है सिमिलर टाइप का कुछ चाहे नया इनोवेशन लेकर के आइए और कम्पीट कीजिए। तो उस चीज़ के लिए जो है रैंकिंग फ्रेमवर्क चालू किया गया है जो कि फ्रेंडली पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है।
फिर है कि ब्रॉडर इकोसिस्टम सपोर्ट, मतलब इकोसिस्टम सपोर्ट मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है और इसके अलावा जो है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें इनिशिएट की गई हैं। तो पहला तो है कि अटल इनोवेटिव मिशन चालू किया गया था अंडर नीति आयोग, ये नीति आयोग चलाता है। तो इसके अंतर्गत जो है ये मतलब फोकस करता है फॉर द क्रिएटिंग इन इनोवेशन कल्चर थ्रू अटल टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल्स एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट, मतलब स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब और इंक्यूबेशन सपोर्ट जो है वो स्टार्ट करता है थ्रू द अटल इनोवेशन मिशन। फिर दूसरा है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, ये निधि जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू चालू किया गया है। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि नॉलेज बेस्ड जो इनोवेशन होता है, स्टार्टअप होता है, जैसे कि प्रयास प्रोटोटाइप सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर जो है उसको नर्चर करता है ये। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, इसका क्या है कि जो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन होता है, सॉफ्टवेयर हुआ, सर्विस हुआ, आईटी सेक्टर में हुआ, तो उससे संबंधित जो है स्टार्टअप वगैरह होंगे तो वो जो है माइटी स्टार्टअप हब के अंतर्गत आएगा। और इसको जो है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 2.0 टाइड जो है स्कीम जो है लॉन्च किया गया था। ये सपोर्ट करता है जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टार्टअप होते हैं उनको जो है एक तरीके से मतलब जो है फंडिंग की बात ये करता है, उनको जो है मतलब इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। खास करके जो है इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उससे संबंधित जो है ये वर्क करता है। स्टार्टअप से संबंधित ये हुआ कि हमारा जो न्यू स्टार्टअप्स है मतलब उसके बारे में एक होता है डीप टेक स्टार्टअप। तो डीप टेक स्टार्टअप मतलब जो है कि ऐसे स्टार्टअप जो मतलब डीप रूटेड है, लार्ज हैं, बड़े हैं, तो उनको जो है इस कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड condition of 3 existence deep tech startup to qualify for the recognition and avail financial aid under the Department of Science and Industry Research। मतलब जो है 3 कंडीशन जो है उसको रिमूव करके जो है गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि जो डीप टेक स्टार्टअप है उनको इजीली जो है रिकॉग्निशन मिल जाए, फंडिंग मिल जाए और रेगुलेशन भी आसानी से हो जाए। इसमें जो है डीप टेक स्टार्टअप की बात की जाए तो इसमें वैसे इंस्टीट्यूशन है जो एडिशनल स्टार्टअप क्राइटेरिया को फॉलो अप करते हैं और जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं न्यू नॉलेज, साइंटिफिक एडवांसमेंट, हाई परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर एंड R&D, मतलब जो है अपने स्टार्टअप जो ऐसे होंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते होंगे और साथ साथ जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट होता है उस पर भी जो है नोवेल होगा, मतलब जो है नया मतलब आइडियाज़ इंटेलेक्चुअल्स जो है वो ऐड करें। फिर कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। साथ साथ जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप का जो डेफिनेशन वगैरह था उसमें कुछ मॉडिफाई करके इनको क्लासीफाई किया गया है कि इनको 20 साल का जो है थ्रेशोल्ड, उसमें 10 साल का था, इसमें 20 साल का जो है दे दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और टर्नओवर की जो बात की जा रही थी उसको जो है बढ़ा करके, जैसे उसमें 200 करोड़ था तो इसमें 300 करोड़ तक का जो है टर्नओवर रख दिया गया फॉर द एनी फाइनेंशियल ईयर जब से वो इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो ये हुआ मतलब स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड हमारा न्यूज और डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। न्यूज क्या है कि जो CEO हैं नीति आयोग के, उन्होंने एक डाटा रिलीज किया है, टाइटल है उसका डीपनिंग कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। डीपनिंग कॉरपोरेट मतलब जो है इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है वो डिपेंड होता जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, डेप्थ उसमें आती जा रही है। तो कॉरपोरेट बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट ये क्या चीज़ है? तो कॉरपोरेट बॉन्ड जो होता है ना वो एक डेप्ट सिक्योरिटी है। डेप्ट सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट है, XYZ कोई कंपनी है, या एक सिंपल से एक उदाहरण दिया जाए तो रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है। अब इसको पैसे की ज़रूरत है किसी प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने बिजनेस एक्सपांसन के लिए, चाहे किसी भी पर्पज़ से अपने पिछले लोन वगैरह को क्लियर करने के लिए इसको फंड की आवश्यकता है। इसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, बैंक लोन, फिर अपने जो है अपनी कंपनी का शेयर जो है वो मार्केट में रिलीज करे तो थ्रू इक्विटी, और तीसरा क्या है कि ये बॉन्ड अपनी कंपनी का जारी करे। बॉन्ड डिफरेंस क्या होता है, बैंक लोन अगर वो लेगा तो बैंक को वो इंटरेस्ट देगा, इक्विटी मार्केट में अगर अपना शेयर निकालता है वो, तो जो भी इसके शेयर परचेस करेंगे वो इसके जो है शेयर होल्डर हो जाते हैं, एक तरीके से इसके प्रॉफिट और लॉस के पार्टिसिपेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये मतलब जो है कोई कॉर्पोरेट मार्केट मतलब जो कंपनियां हैं उसके लिए सूटेबल होता है इक्विटी। बॉन्ड मार्केट क्या होता है कि ये जो है बैंक से लोन न लेकर के पब्लिक को एक बॉन्ड दे देगा। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि 100 रुपये का बॉन्ड दे दिया और उससे बोल दिया कि भाई मेरे से आप बॉन्ड ले लो, 5 साल का ये बॉन्ड है, हर साल आपको जो है मैं इसके अगेंस्ट में 6 रुपये दूंगा, 6% जो है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है, हर साल जो है मैं आपको 6 रुपये दूंगा और 5वें साल जो है मेच्योर हो जाएगा तो ये 100 रुपये जो है आपको मतलब जो है हमारा एडजस्ट हो जाएगा।
तो ये हुआ बॉन्ड। इसमें क्या है कि गारंटी है कि जैसे 6% रिलायंस ने बोला कि हर साल जो है 6-6 रुपये देगा वो, तो 5 साल तक वो 6-6 रुपये देते जाएगा और 5वें साल जो है 100 रुपये वो वापस कर देगा, जो स्टेक होल्डर जो इन्वेस्टर होगा बॉन्ड मार्केट का उसको वापस कर देता है। तो ये हुआ बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि ये गारंटी लेती है ये रिलायंस कंपनी। अब चूंकि गारंटी है, अब बड़ी कंपनी है तो ठीक है, उसकी एक रेटिंग होती है और सेपरेट रेटिंग होती है, तो रेटिंग के आधार पे जो है इसके बॉन्ड की रेटिंग होगी कि मतलब ये इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए कि जंग है कि रिलायबल है कि नहीं है, तो उसके आधार पे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इक्विटी वाला जो है उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इन्वेस्टर लेंड्स मनी टू अ कंपनी इन एक्सचेंज फॉर द रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट एंड द प्रिंसिपल रिपेमेंट एट द मेच्योरिटी। मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन था कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये था, तो 5 साल के लिए अगर बॉन्ड है तो 5 साल के बाद जो है रिपेमेंट कर देगा मेच्योरिटी वाला अमाउंट जो 100 रुपये था, और रेगुलर इंटरवल पे मतलब साल साल भर का अगर दिया हुआ है तो हर साल पर जो है उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। तो ये बॉन्ड मार्केट हुआ। अब ये तो इंटरेस्ट हुआ, बॉन्ड मार्केट हुआ। अब इसमें कॉर्पोरेट जो इल्ड होता है, जो बॉन्ड का इल्ड होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, तो ये है मेजर द इफेक्टिवनेस द रेट ऑफ रिटर्न। अभी इफेक्टिवनेस का वर्ड जो आया है यहाँ पे, अब एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए बॉन्ड है 100 रुपये का, किसी कारण से बॉन्ड का जो है वैल्यू भी फ्लक्चुएट करता है क्योंकि ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। आज मैंने बॉन्ड किया खरीदा 5 ईयर्स के लिए, लेकिन किसी रीजन से मुझे 5 साल से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ गई और मेच्योरिटी तो 5 साल का है, तो ये जो है 2 साल के बाद अगर मैं किसी पैसे की ज़रूरत है मुझे, तो 2 साल के बाद मैं इस बॉन्ड को मार्केट में सेल कर दूंगा, किसी थर्ड पर्सन को सेल करूंगा। तो उस समय जो है अब बॉन्ड का जो रेट हो सकता है 100 रुपये से 95 रुपये भी हो गया हो, या हो सकता है 105 रुपये भी हो गया हो। बाय द वे अगर 105 रुपये हो गया है तभी जो मेरे से जो बॉन्ड खरीदा है जो थर्ड पर्सन, उसको भी 6 रुपये ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हो गया। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड यील्ड उसका नीचे चला गया, लॉस में चला गया। अगर किसी कारण से बॉन्ड की वैल्यू 95 रुपीज़ हो गई, 2 साल के बाद मैंने किसी को सेल किया और 95 रुपीज़ हो गई, अगर किसी थर्ड पर्सन ने 95 में खरीदा और उसको क्या है कि 6 रुपये अभी भी ब्याज उसको मिलेगा, तो यहाँ पर उसका बॉन्ड यील्ड जो है वो ज़्यादा हो गया, ब्याज उसको ज़्यादा मिल रहा है, इंटरेस्ट उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो ये इस तरीके से जो है जो कॉर्पोरेट यील्ड जो है वो रियली जो है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करता है। ये जो है फिक्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब ये इंटरेस्ट तो आपका फिक्स होगा, लेकिन जो बॉन्ड यील्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट जो है आपको 6 रुपये ही दे रहा है, लेकिन क्या है कि वो 100 रुपये की चीज़ 105 हो गई, 100 रुपये की चीज़ 95 हो गई, तो उस 6 रुपये का जो है अगर इंटरेस्ट देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, जो वो चेंज हो जाने की वजह से जो है वो यील्ड जो है वो हमारा वरी कर जाता है। तो यही जो है कॉर्पोरेट यील्ड हो गया। तो ये कॉर्पोरेट यील्ड क्या करता है कि चेंज द रिफ्लेक्ट द प्राइस ऑफ द मूवमेंट इन द बॉन्ड। जो बॉन्ड का जो प्राइस का मूवमेंट है उसको जो है रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उसके चलते जो है कॉस्ट बाय द फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन क्या है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कंट्री के स्पेसिफिक जो है इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है। जैसे सपोज दैट कि अगर देश में ब्याज दर अगर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सिंपल चीज़ है कि कोई 5 साल के लिए बॉन्ड खरीदा है 100 रुपये लगा करके, और उस समय ब्याज दर 6 रुपये चल रही थी, 6% चल रही थी बैंकों में ब्याज दर, ठीक है। तो 6 रुपये इसको मिल रहा था, तो लग रहा था कि ठीक है बॉन्ड अच्छा है। किसी कारण से रेपो रेट को बढ़ा दिया गया और इंटरेस्ट रेट जो है इकोनॉमी में हमारे वो 8% चला गया। सपोज दैट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 8% चला गया। तो इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि अरे 100 रुपये का बॉन्ड मुझे 6 रुपये ही दे रहा है, इसको मैं मार्केट में लगाऊंगा, किसी बैंक में लगाऊंगा, तो मेरे को 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो क्या करेगा, इसको जो है सेल करके स्विच करके 8% में चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ पे देखिए, तो बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड टेंड टू राइज इन द वैल्यू व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल। तो जो है बॉन्ड की जो वैल्यू जो है, जब इंटरेस्ट रेट जो है मतलब जो है जब गिरता है तो भी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। जब इंटरेस्ट रेट जब मतलब ये दोनों इन्वर्स रिलेशनशिप है, दे फॉल व्हेन वैल्यू फॉल इन वैल्यू व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज। तो मतलब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है किसी कारण से, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो यहाँ बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो घट जाती है। और जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड की वैल्यू क्या है, वो बढ़ जाती है। तो ये दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब इंटरेस्ट बढ़ने से बॉन्ड की वैल्यू घटना और इंटरेस्ट रेट के घटने से बॉन्ड की वैल्यू बढ़ना, ये दोनों जो है इन्वर्स रिलेशनशिप में है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पर जो है पब्लिक सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर जो इंटरप्राइजेस हैं, कंपनियां हैं, वो अपने डेब्ट सिक्योरिटी जो है बॉन्ड को जारी करती हैं। किस पर्पज से, टू रेज द कैपिटल फॉर द फ्रॉम द इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस। तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए जो है कैपिटल जो है अगर एक्वायर करना है उनको, तो जो है डेब्ट सिक्योरिटी जो है पब्लिक चाहे प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज जो है लॉन्च करती हैं। सिंपली जो है बैंक से बोरो करना चाहें, इक्विटी को सेल करने से बढ़िया जो है इस रास्ते को भी चूज़ करती हैं। इंडिया में बॉन्ड मार्केट को देखा जाए तो 98% जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है
वो पब्लिक डोमेन में जनरली नहीं आ पाता है, क्योंकि वो जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो है, जो मेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो खास करके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो है यहाँ पर आकर के जो है वो परचेस करते हैं। पब्लिक के लिए जो है मतलब जो है रेडिली जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। तीसरा जो है इंडिया में जो, अब ये तो बॉन्ड हुआ, तो बॉन्ड कितने टाइप का होता है, कौन कौन रिलीज करता है, तो उसको देखा जाए तो मार्च 2024 का डाटा ये है कि सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिलीज करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी रिलीज करती है। तो सबसे बड़ा बॉन्ड मार्केट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 45% है। उसके बाद जो स्टेट डेवलपमेंट्स लोन जो है वो 25% है। ट्रेजरी बिल 4% है। कॉरपोरेट बॉन्ड जो मतलब जो प्राइवेट एंटिटीज़ होते हैं, बिजनेस हाउसेस वगैरह होती हैं, वो रिलीज करते हैं, वो 22% है। और कमर्शियल पेपर 2%, सर्टिफिकेट्स ऑफ द डिपॉजिट 2%। तो ये सब पूरा जो है बॉन्ड मार्केट का ही और बॉन्ड के टाइप का ही जो है ये चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द इंश्योरेंस लॉ एक्ट 2025। क्या लॉ है, रिसेंटली जो है पार्लियामेंट पास किया है सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ 2025। इसके अंतर्गत जो है ये जो लॉ है वो एक जो है मतलब क्या चाहता है कि अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है, फिर लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956 और IRDA एक्ट 1999, ये तीनों एक्ट को जो है वो अमेंड करता है। अमेंड क्या करना चाहता है कि फीचर इसमें यह है कि बूस्ट कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होता है कोई इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो मिनिमम पेडअप कैपिटल जो है उसको जो है मतलब जो है डिफाइन किया गया है। उसमें जो है रिक्वायरमेंट फॉर द मिनिमम कैपिटल शेयर 100 करोड़ जो है फॉर द लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो है वो कर दिया गया है, ताकि मतलब जो है और भी कंपनियां आए और उसमें जो है कम्पिटिटिवनेस आए। फिर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो FDI जो है पहले 74% था, अब उसको जो है 100% कर दिया है। 100% का मतलब ये हुआ कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी विदेशी कंपनी, चाहे वो UK, यूरोप, USA कहीं की भी हो, वो जो है आकर के इंडिया में जो है अपने नाम से जो है इंडस्ट्री इंश्योरेंस जो है कंपनी खोल सकती है। पहले क्या हुआ करता था कि किसी फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस करना है तो इंडियन जो कोई एक इंश्योरेंस कंपनी थी उसके साथ टाई अप करके जो है करना पड़ता था। जैसे 74% FDI हुआ करता था, तो 26% जो है कोई इंडियन एंटिटी होनी चाहिए थी। अब क्या है 100% का मतलब जो है वो प्योरली जो है कोई अगर फॉरेन कंपनी भी है वो भी इंश्योरेंस जो है फुल्ली जो है मतलब स्टार्ट कर सकती है। फिर री इंश्योरेंस की बात की जाए तो उसके जो है पेडअप कैपिटल जो था 5000 था, उसको रिड्यूस करके 1000 कर दिया गया है। इसको भी जो है नीचे कर दिया गया है। फिर जो है जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनको जो है प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है वो क्रिएट किया गया है, जिसका एक्चुअल पर्पज़ होगा उस फंड को जो है एजुकेट कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होंगे उनको एजुकेट करने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए और पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। फिर इसमें IRDA को जो है एक्स्ट्रा पावर दिया गया है, उसके पावर को इन्हेंस किया गया है फॉर द ओवरसाइट पावर जिसमें बोला जाएगा, जिसमें कि IRDA जो है वो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है, रेगुलेट रिम्यूनरेशन, इंस्पेक्शन, इंटरमीडियरीज और अप्रूवल स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट। मतलब अब क्या है कि जैसे अब कोई भी विदेशी कंपनी भी खोल सकती है तो कम से कम IRDA रेगुलेट करने वाली इंस्टीट्यूशन है तो उसको और टीथ और पावर उसको देना ही पड़ेगा, ताकि जो है चीज़ों को जो है और अच्छे से वो मैनेज कर पाए, कमांड कर पाए। LIC को और भी ऑटोनॉमी दिया गया है। तो जो इस एक्ट के तहत जो है अब LIC अगर जोनल ऑफिस वगैरह खोलना चाहता है, चाहे किसी फॉरेन कंपनियों के साथ अलाइनमेंट करना चाहता है, तो उसको जो है और जो है पावर दे दिया गया है, ऑटोनॉमी दे दिया गया है। मतलब जो है उसको गवर्नमेंट से बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस डिस्कशन कर रहे हैं तो IRDA के बारे में देख लिया जाए। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसको जो है फॉर्मेशन मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे हुआ था। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा जो है टॉपिक ये हुआ कि मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन से IRDA की स्थापना की गई थी। फिर स्टेचुटरी बॉडी है, अंडर द एक्ट जो है 1999 के अंतर्गत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। की ऑब्जेक्टिव्स का ये है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है उनको रेगुलेट करना, प्रमोट करना और ऑर्डरली जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में ग्रोथ करे उस चीज़ को जो है फैसिलिटेट करना। IRDA का अगर रोल देखा जाए तो ये क्या है, पॉलिसी फार्मुलेट करती है, इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस ग्रांट करती है, रेगुलेट करती है, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है और इंश्योरेंस के मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए जो है ये फुल्ली मतलब जो है कमिटेड होती है। कंपोजिशन देखा जाए तो टोटल 10 मेंबर बॉडी होती है इंक्लूडिंग चेयरमैन। एक चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 4 जो है पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। तो ये हुआ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, और जो अभी मॉडिफिकेशन वगैरह जो है मतलब जो है ना अमेंडमेंट वगैरह हुआ है उससे संबंधित हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
अभी क्या है, सीएजी का एक मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट आया है कि मतलब जो है उस रिपोर्ट का नाम दिया गया है स्किल डेवलपमेंट अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पार्लियामेंट पे इन्होंने जो है टेबल कर दिया है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में देखा जाए तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस के द्वारा। इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एक बॉडी है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत में, तो वो जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी। एम इसका ये है कि जो स्किल डेवलप करना है, इंकरेज करना है, प्रमोट करना है, वो इंडिया में जो है लागू करने के लिए जो है मतलब जो हमारा जो एक तरीके से डेमोग्राफिक जो एडवांटेज होना चाहिए उसको राइप करने के लिए, उसको लेने के लिए जो है हमको अपने जो है लोगों को स्किल जो है रेडी करना है। उसको एक्चुअली पर्पज़ यही है कि उसको हमको इंकरेज और प्रमोट करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए वो उसको जो है इनेबल करना है, सिक्योर बेटर लाइवलीहुड एंड रिकॉग्नाइज इनफॉर्मली एक्वायर्ड स्किल थ्रू द सर्टिफिकेशन। मतलब जो जो टेक्निकल स्किल होना चाहिए, जो एक्वायर्ड स्किल होना चाहिए, उसको थ्रू सर्टिफिकेशन जो है और ऑथेंटिसिटी दे सकता है। देखिए, स्किल जरूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट मिल जाए तो ही स्किल्ड है, लेकिन सर्टिफिकेशन मिल जाने से जो है एक तरीके से जो है वो एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है कि पर्टिकुलरली पर्सन जो है वो मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो स्किल्ड हुआ है, स्किल्ड एक्वायर्ड उसने किया है। इसे उसको जो है एक तरीके से लीगल बैकअप मिल जाता है। फेडरल अगर करेक्टरिस्टिक देखा जाए इसके फंडिंग का और मैनेजमेंट का, तो सेंट्रल और स्टेट का 75 और 25% का रेशियो जो है इसमें शामिल है। मतलब जो है फंड एलोकेशन से लेकर के और मैनेज करने की बात की जाए तो अचीवमेंट सिंस 2015 इसको देखा जाए तो 1.6 करोड़ यूथ को जो है वो पूरे राष्ट्र भर में जो है ट्रेंड कर दिया गया है। और अक्रॉस द फर्स्ट 3 फेज, मतलब पहले 3 फेज में 1.1 करोड़ जो है बेनिफिशियरी जो है वो स्किल सर्टिफिकेशन ले चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के फीचर्स को देखा जाए तो ये क्या किस टाइप की ट्रेनिंग देता है, तो इसमें जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और प्रियर लर्निंग ट्रेनिंग जो है स्पेशल प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए दिया जाता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और प्रियर लर्निंग ट्रेनिंग के लिए जो है सर्टिफिकेशन के समय जब जो स्किल जो है डेवलप किया गया है जिस मतलब जो है कैंडिडेट में, तो उसको जो है इंसेंटिव देने की बात की गई है। 500 रुपये जो है उसको वन टाइम जो है वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके अकाउंट में दिया जाता है। ये वन टाइम दिया जाता है। इसमें जो है जो स्किल जो सेटिंग है इसमें जेंडर इंक्लूसिविटी की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें 40% जो है स्किल कैंडिडेट जो है वो वुमेंस हैं। मतलब इसमें वुमेन फीमेल्स वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की भी बात इसमें की गई है, हाईलाइट किया गया है। फिर जैसे स्किल जो है ट्रेडिशनल स्किल हुआ करता था उससे शिफ्ट होकर के जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 हो गया है। इसमें क्या चीज़ है कि फ्यूचर रेडी जो स्किल होना चाहिए, जिसमें अब ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। फिर स्किल इंडिया डिजिटल हब जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है स्किलिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट विद आधार ऑथेंटिसिटी क्रिएटेड केवाईसी। मतलब जो है ये प्लेटफॉर्म है जिसमें जो व्यक्ति स्किल्ड है, वो स्किल की ट्रेनिंग ले चुका होगा तो उसका स्किलिंग जो सर्टिफिकेट होगा वो एजुकेशन होगा, साथ साथ जो है अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट है या सीख कर रहा है, मतलब जो है रिक्वायर्ड है उसको एम्प्लॉयमेंट का, तो वो सब चीज़ें जो है वो ब्यौरा वो आधार इनेबल्ड जो है केवाईसी के रूप में जो है डिपॉजिट रहेगा, जिससे गवर्नमेंट को जो है अगर कोई जॉब का रिक्वायरमेंट है, जॉब रेडी है और रिक्वायर्ड है ऐसे स्किल्ड पर्सन का, तो वो वहीं से वो हायर कर लेगी। तो ये बेसिकली जो है एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक फॉर्मल तरीका भी हो गया और स्किल करने का भी एक फॉर्मल तरीका जो है गवर्नमेंट ने थ्रू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है लाया था। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसको जो है 25 साल हो गया है 2025 में लॉन्च किया गया था। इसका जो है फर्स्ट फेज सन 2000 में। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जैसा कि नाम समझते हैं हम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में जो है सड़क की ये परियोजना थी। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। की ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी, मतलब जो है जैसे बारिश हुआ उस समय जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि बारिश का पानी भर जाने से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी, तो उसको इंश्योर करने के लिए कि कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहे, तो ऑल वेदर किसी भी मौसम में जो है कनेक्टिविटी बने रहे टू इन ऑल वेदर रोड टू एलिजिबल अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेंट्स। तो मतलब जो अनहैबिटेंट्स जो मतलब अनकनेक्टेड जो रूरल हैबिटेंट्स वगैरह थे उसको जो है कनेक्ट करना है, मतलब कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड एरिया जो था इंडिया का, उसका जो है इस प्रोजेक्ट का मेन मोटो था। इसको फेज़ वाइज जो है लॉन्च किया गया था। पहला ऑब्जेक्टिव मतलब पहला फेज़ इसका ये था कि टू लॉन्च इन 2000 टू इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेंट्स। जो अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेंट्स थे, ग्रामीण क्षेत्र थे जहाँ पर जो है रोड की परियोजना, जहाँ रोड का परिवहन नहीं पहुँच पाया था, उसको भी जो हमको ऑल वेदर रोड बना देना था। 2000 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फिर फेज़ 2 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में, जो कि फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिडेटिंग द एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क।
2013 में ये हुआ कि जो पुराने जो रोड नेटवर्क वगैरह थे उनको और स्ट्रेंथन और कंसोलिडेट करने की जो है ये इसमें बात की गई थी। इसमें क्या था कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जिसको बोलते हैं कि जो नक्सलाइड एरिया है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र वगैरह में, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया। तो उनको भी जो है वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करना, चाहे एग्जिस्टिंग जो रोड नेटवर्क वगैरह उसको अपग्रेड करना, जो कि इसको और उसको सेपरेटली जो है इसी के अंदर फेज़ 2 के अंदर सेपरेटली 2016 में जो है लॉन्च किया गया था। फिर फेज़ 3 की बात की जाए इसमें, तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। तो मतलब इसमें ये था कि जो अपग्रेड करना है, जैसे रूरल नेटवर्क के अंतर्गत जो है मान लीजिए जो हैबिटेंट्स हैं जहाँ लोग रहते हैं वो तो है ही, साथ साथ जो है रूरल एग्रीकल्चर जो मार्केट होता है ग्रामीण क्षेत्रों का, फिर स्कूल में हायर सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह जो है उनको जो है ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट जो है अपग्रेड करके 2019 में लॉन्च किया गया। फिर चौथा फेज जो लॉन्च हुआ है 2024 से लेकर के 2028-29 तक में, इसमें बोला है कि 25,000 अनकनेक्टेड जो रूरल हैबिटेंट्स हैं जो अभी जो है मैपिंग किए गए हैं, तो उनको जो है ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी दे देना है। पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या होगा, 2011 का जो सेंसस हुआ था वो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है। इस प्रोजेक्ट को सपोर्टिंग एजेंसी के रूप में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक सेट किया है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये एजेंसी जो है वो ऑपरेशन और मैनेजमेंट से संबंधित जो है वो जो प्रोग्राम वगैरह है उसको सपोर्ट करेगी। मॉनिटर कौन करेगा प्रोजेक्ट को, तो ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और अकाउंटिंग सिस्टम जो है मतलब इसको किया जाएगा, जिससे जो रियल टाइम एक्सेस होता है कि मतलब कार्य कितना कंप्लीट हुआ उसको जो है देखा जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, फीडबैक लिया जा सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रोड, तो ई मार्ग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मान लीजिए रोड पे जाते हैं कहीं भी, कुछ अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को भी लगता है कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको जो है वो फ़ोटो खींच करके जियो टैगिंग के माध्यम से जो है उस मतलब ऐप पे जो है अपलोड कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर अपलोड किया तो उससे संबंधित कार्य का जो है ब्यौरा भी, मेंटेनेंस भी, पेमेंट शेड्यूल, ये सब चीज़ें जो है इस प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं हमको। ये हुआ प्रधानमंत्री रूरल जो ग्रामीण सड़क योजना जो है उससे संबंधित। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ फर्टिलाइजर सेक्टर। कंटेक्स्ट यह है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि केमिकल और फर्टिलाइजर से रिप्रेजेंट कर रही थी, उसने एक रिपोर्ट सबमिट किया है कि सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करता है ये रिपोर्ट, कि हमको जो है फर्टिलाइजर जो है हम देश में इतना प्रोड्यूस करेंगे कि हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जो है इस रिपोर्ट में जो है ये हुआ कि हम सेल्फ सफिशिएंसी के लिए क्या कर सकते हैं उसकी बात की गई है। बेसिकली हमारा डिस्कशन ये है कि फर्टिलाइजर जो यूज होता है इंडिया में उसका क्या जो है अभी मतलब जो है क्या चीज़ें चल रही हैं उसमें। तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है फर्टिलाइज़र का और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइज़र का ग्लोबली। सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, डेफिनेटली यहाँ पे इंपोर्ट हमको करना ही पड़ेगा। फिर मेजर फर्टिलाइज़र क्या क्या है, तो मेजर फर्टिलाइज़र जो हमारे मतलब किसान जो यूज करते हैं वो यूरिया है, डाई अमोनियम फास्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इसको बोलते हैं NPKS के फॉर्म में है, और सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर जो है मेजर फर्टिलाइजर हमारा यूज होता है। हमारे फर्टिलाइजर यूज की एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस क्यों है कि जो रिकमेंडेड हमारे सॉइल्स के हिसाब से जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो बैलेंस होना चाहिए 4:1 के रेशियो होना चाहिए। NPK जो रेशियो होता है 4:2 के, लेकिन जो है जो सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है यूरिया पे हेविली सब्सिडाइज होता है, तो ये क्या है कि एक तरीके से इंसेंटिवाइज करता है ओवर यूज ऑफ द नाइट्रोजन बेस्ड जो यूरिया सब्सिडी है उसको ओवर यूज करने के लिए एक तरीके से इंसेंटिवाइज करता है। इसके चलते जो है हमारा जो फर्टिलाइज़र का जो रेशियो होना चाहिए वो ग्रॉसली जो है इम्बैलेंस हो गया है। अब इम्बैलेंस हो जाने की वजह से क्या होता है कि हमारे सॉइल में जो है नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइज़र वो ज़्यादा चला जाता है, इससे नाइट्रोजन बेस्ड जो पॉल्यूशन होता है सॉइल का वो जो है एक्चुअल में वो विजिबल हो रहा है। फिर इम्पोर्ट डिपेंडेंस की बात की जाए तो हमारे पास कोई भी मतलब जो है जो पोटास का जो रिजर्व जो है वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है पोटास का, तो हेवीली हमको पोटास पे जो है डिपेंड रहना ही रहना है। फिर सब्सिडी बर्डन क्या है, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी रिमेन्स द सेकेंड लार्जेस्ट सब्सिडी हेड आफ्टर फूड, मतलब जो फूड सब्सिडी देता है गवर्नमेंट अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत। उसके अलावा देखा जाए तो जो सेकेंड लार्जेस्ट जो है सब्सिडी का बर्डन हमारे पास आता है वो फर्टिलाइजर का आता है, क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सब्सिडी जो है लगभग जो है मतलब जो है बहुत मिनिमाइज कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का 10% जो है सब्सिडी फर्टिलाइजर में जाता है।
फर्टिलाइज़र की सब्सिडी की दो पॉलिसियाँ चलती हैं। एक जो अगर यूरिया की देखा जाए तो यूरिया पे जो है यूरिया सब्सिडी स्कीम जो चलती है उसमें जो है टाइमली अवेलेबल फॉर द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ यूरिया एट द स्टेचुटरी कंट्रोल प्राइस। स्टेचुटरी कंट्रोल प्राइस मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल प्राइस के आधार पे जो है फार्मर्स को जो है टाइमली और एडिक्वेट क्वांटिटी में जो है वो सब्सिडी यूरिया जो है फर्टिलाइज़र मिल जाए। दूसरा है न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी। इसमें जो है यूरिया को अगर एक्सक्लूड कर देते हैं, इसमें यूरिया इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें क्या फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिसाइडेड ऑन एनुअल बेसिस पे जो है जो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट होते हैं पी एंड के फर्टिलाइजर मतलब फास्फोरस और पोटेशियम जो फर्टिलाइजर है उसके न्यूट्रिएंट बेसिस पे जो है इसमें सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये फास्फोरस और पोटेशियम जो है उनसे एसोसिएटेड कुछ और भी कंपाउंड होते हैं फर्टिलाइजर के, जैसे कि 28 ग्रेड जो है फर्टिलाइजर के, जिसमें डीएपी, मोनो अमोनियम फास्फेट एमओपी बोलते हैं, फिर एमओपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट, 3 ग्रेड एसएसपी, अमोनियम सल्फेट, पोटास डिराइव्ड फ्रॉम द मोलासेस और अदर 19 कैटेगरी के एनपीकेएस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के आधार पे जो है इनको दिया जाता है। बेसिकली जो है जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है उसमें यूरिया को मतलब नाइट्रोजन बेस्ड जो है उसको हटा करके पी एंड के बेस्ड जो है मतलब जो है फर्टिलाइजर जो कंपोनेंट होते हैं न्यूट्रिएंट होते हैं उसके आधार पर सब्सिडी दिया जाता है। और यूरिया बेस्ड सब्सिडी तो जो है मतलब जो है वो उसका गवर्नमेंट जो है स्टैट्यूटरी प्राइस निकालती है, रेट निकालती है, उसके आधार पर जो है अपने फार्मर्स को मिलता है। तो ये वह फर्टिलाइजर से संबंधित जो है हमारे देश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक का जो है इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2026 जो है वो लॉन्च किया गया है। ये स्कीम जो है रिजॉल्व करेगा कस्टमर का जो ग्रीवांस होता है, मतलब जैसे उसके सर्विस बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड अगर कुछ ग्रीवांस है उसका जो है कुछ मतलब जो है अगर आरबीआई के पास आता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ऑम्बुड्समैन स्कीम जो है लॉन्च किया गया है। ये जुलाई 1, 2026 से जो है मतलब इफेक्टेड हो जाएगा। एम क्या है इसका, तो कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपीडियस नॉन एडवर्सरियल अल्टरनेटिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट द रेगुलेटेड एंटिटीज़। तो जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर की, जिसमें से कि आरबीआई है और भी जो इंस्टीट्यूशन है, तो उसका जो है जो ग्रीवांस वगैरह है उसको कॉस्ट इफेक्टिवली मैनर में मतलब एक्सपीडियस मतलब तुरंत और नॉन एडवर्सरियल जो है अल्टरनेटिवली जो है ये रिजोल्यूशन हो जाए, ये मतलब इसको मैंडेट देता है। आरबीआई ऑम्बुड्समैन की बात देखा जाए तो आरबीआई में अपॉइंट 1 और मोर ऑफ इट्स आरबीआई ऑम्बुड्समैन एंड आरबीआई डिप्टी ऑम्बुड्समैन जनरली फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो आरबीआई का जो बोर्ड है वो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को 3 साल के लिए जो है अपॉइंट देता है। उसमें आरबीआई ऑम्बुड्समैन होंगे और आरबीआई डिप्टी ऑम्बुड्समैन होंगे। सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर होगा, ये जो है टू बी इस्टेब्लिश बाय द आरबीआई, ये आरबीआई के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि जो है कंप्लेंट वगैरह रिसीव करेगा और प्रोसेस करेगा। मतलब ये सेंट्रलाइज एजेंसी होगी जो मतलब जो है कंप्लेंट को रिसीव भी करेगी और उसको प्रोसेस करेगी। पावर क्या है ऑम्बुड्समैन का, ये है देयर इज मतलब कोई फाइनेंशियल मतलब जो लिमिट नहीं है कि इस लिमिट तक ही जो है इनको जो है डिस्प्यूट देखना है। तो देयर इज नो लिमिट ऑन डिस्प्यूट अमाउंट दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर आरबीआई ऑम्बुड्समैन। मतलब कितना भी मेजर अमाउंट हो माइनर अमाउंट हो ये इसके पास जो है वो कंप्लेंट आ सकता है। पावर टू प्रोवाइड कंपनसेशन अप टू 30 लाख और 30 लाख तक का जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करने का पावर ऑम्बुड्समैन के पास है। कौन कौन से कंप्लेंट जो है किस ग्राउंड के कंप्लेंट जो है इनके पास आते हैं, तो एक्ट और ओमिशन ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी रिजल्टिंग इन डिफिशियंसी इन सर्विसेज। मतलब जो है सर्विस की डिफिशियंसी की वजह से जो है कुछ ब्रीचेस वगैरह होते हैं, ओमिशन होता है, तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे मतलब जो है कंप्लेंट किया जा सकता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो रेगुलेटेड एंटिटीज़ कवर्ड, कौन कौन से रेगुलेटेड एंटिटीज़ कवर हैं अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2026 को। तो इसमें देखा जाए कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे कि कमर्शियल बैंक, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, फिर रीजनल रूरल बैंक है, फिर कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें जो है 50 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट अगर हो तो वो जो है इसके अंतर्गत आ जाता है आरबीआई के ऑम्बुड्समैन स्कीम के अंतर्गत, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की बात हुई पहला। फिर दूसरा जो है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ऑल, उसमें सभी की बात की जा रही है, ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो जो है सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन उसमें एक्सक्लूड क्या किया गया है, जैसे हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी, ये सब एनबीएफसी हैं। फिर नॉन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, प्राइमरी डीलर, मॉर्टगेज गारंटी कंपनी, इस चीज़ को छोड़ करके बाकी जितने भी एनबीएफसीज हैं सब इसके रेगुलेशन के अंतर्गत आ जाती हैं।
फिर जो है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर जो होते हैं, जो प्रीपेड पेमेंट इशू करते हैं, तो ऑनलाइन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर जो है वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन देने वाली जो कंपनियां होती हैं, जो किसी कंपनीज की प्रोफाइल वगैरह कंपनी क्रेडिट देती हैं, तो वो भी जो है आरबीआई के ऑम्बुड्समैन स्कीम के अंतर्गत आ जाती हैं। क्योंकि देखिए इन क्रेडिट कंपनियों की क्रेडिट रैंकिंग के आधार पर ही, क्रेडिट जानकारी के आधार पर ही पैसे का जो है आदान प्रदान, इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है। तो अगर इसमें भी मिसमैनेजमेंट है तो भी जो है ग्रॉसली जो है फंड का मिसमैनेजमेंट यहाँ पर जो है करप्शन आ जाता है। तो इसमें भी आरबीआई ओम्बुड्समैन जो है मतलब जो है उनका रेगुलेशन आ जाता है। ये बेसिकली हुआ हमारा आरबीआई के ओम्बुड्समैन स्कीम से, जो कि जुलाई 1, 2026 से लागू हो जाएगी। कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन इसमें है और क्या क्या, तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है OECD फाइनलाइज एग्रीमेंट ऑन द ग्लोबल मिनिमम टैक्स। OECD मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है एंड डेवलपमेंट जो है, उन्होंने और G20 के साथ मिल करके ग्लोबली जो है मिनिमम टैक्स का प्रोविज़न रखा है। ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्यों रखा है कि एक होता था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट सिंकिंग, BEPS। इसमें क्या होता था कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती थी वो टैक्स प्लानिंग करती थी, ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करती थी कि किसी एक देश में, सपोज दैट कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है अमेज़ॉन और इंडिया में वो बिजनेस कर रही है, तो इंडिया में जो है टैक्स से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का कुछ टैक्स रूल होगा, उसके लूप होल का बेनिफिट लेकर के वो टोटली जो है कॉर्पोरेट टैक्स से बच जाया करती थी। और यहाँ के मतलब इस तरीके से यहाँ का जो बेस इरोजन होता था और प्रॉफिट को अपने दूसरी जगह कहीं ऐसे शिफ्ट करती थी जहाँ वो उनको टैक्स न लगे। तो इंडिया में भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, और जहाँ पे दूसरी जगह जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ टाई अप करके दूसरे कंट्री में शो करके जो है वो टैक्स से पूरा बच जाती थी। तो इस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो हुआ करता था, उससे बचने के लिए मतलब जो है ये एग्रीमेंट आया G20 के समिट में कि मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको कुछ न कुछ मिनिमम टैक्स देना है। इसको बोला गया है ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मॉडल रूल। मिनिमम टैक्स क्या देना है कि जो है एटलीस्ट जहाँ पे वो कार्य करती हैं, देखिए ओरिजिन कहीं पे भी हो, लेकिन जहाँ पे जिस ज्यूरिसडिक्शन में उनका प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस का, तो वहाँ पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिनिमम टैक्स देना है। इस तरीके से जो है ये अगर प्रोविजन होता है तो ये रिड्यूस क्या है, इंसेंटिव फॉर द प्रॉफिट शिफ्टिंग। अगर मिनिमम टैक्स देने की बात की जाएगी तो जो प्रॉफिट शिफ्ट जो होता था उसको इंसेंटिवाइज मिलता था दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, ताकि जो है वो टैक्स से बचे। तो इस चीज़ को खत्म किया जा सकता है। एंड प्लेसिंग द फ्लोर अंडर अ टैक्स कंपटीशन ब्रिंगिंग एन एंड टू द रेस टू द बॉटम ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो मतलब जो है कंपनियाँ क्या है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो बॉटम अप होता था वहाँ पर रहने की कोशिश करती थी ताकि टैक्स ना देना पड़े। तो जो बेस रीजन प्रॉफिट सीकिंग था उसको एंटी के रूप में लेने के बाद ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है प्रोविजन जो है वो रखा गया, और इसको जो है पास कर दिया गया है। इवन अप टू इसका इंडिया मेंबर भी बन गया है। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल मिनिमम टैक्स अरेंजमेंट, OECD G20 का जो है फ्रेमवर्क अगर देखा जाए BEPS को लेकर के, तो 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू टैकल जो है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस के द्वारा जो होता है उसको टैकल करना, मतलब उसको मिनिमाइज करना, उसको अवॉइड करना। मेंबर क्या है, 147 कंट्रीज इसके मेंबर है, ज्यूरिसडिक्शन में है, इंडिया इसका मेंबर है। पिलर 1 क्या बोलता है, री एलोकेट टैक्सिंग राइट टू मार्केट ज्यूरिसडिक्शन वेयर प्रॉफिट्स आर जनरेटेड। मतलब जो है आप जो प्रॉफिट आप दूसरे जगह जो शिफ्ट कर रहे थे उसको फिर से रीएलोकेट करके जिस ज्यूरिसडिक्शन में आपका जो है वो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वहाँ पे इसको शिफ्ट करना है या वहीं रहने देना है। फिर दूसरा पिलर ये बोलता है इंट्रोड्यूस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% टू कर्ब टैक्स कंपटीशन। मतलब ग्लोबली जो है मिनिमम 15% कॉर्पोरेट टैक्स से रखने की बात करता है, जिससे क्या होगा कि जो एक कंपटीशन क्रिएट होता है मल्टीनेशनल कंपनियों में कि अपने प्रॉफिट को दूसरी जगह शिफ्ट करके टैक्स इवेजन का जो है कंपटीशन है उसको रिड्यूस करना, उसको मिनिमाइज करना और एटलीस्ट उसको ख़त्म भी करना। तो ये हुआ OECD का जो है एग्रीमेंट है ग्लोबल मिनिमम टैक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडिया बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर सरपास चाइना। राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया बन गया है, और इवन इंडिया जो है राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। तो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस जो है इंडिया का देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया 150 मिलियन टन जो है राइस का प्रोडक्शन किया। चाइना सेकंड नंबर पे है, इंडोनेशिया थर्ड, बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये जो है राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। स्टेट वाइज देखा जाए 2024-25 का आंकड़ा अगर, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। वो इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 13.8% है 2024-25 के हिसाब से। फिर तेलंगाना 11.6% है, वेस्ट बंगाल 10.6%, पंजाब 9.5%, छत्तीसगढ़ 7%। एक्सपोर्ट देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस एक्सपोर्टर का, एक्सपोर्टिंग टू 20.1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ द राइस इन 2024-25। 2024-25 में 20 मिलियन मेट्रिक टन जो है इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट किया है। और इंडिया का डेस्टिनेशन क्या है राइस एक्सपोर्ट का, तो इसमें सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, बेनाइन है, UAE है।
तो ये मतलब जो है अब ये जो है ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा जो है ये डाटा रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया को जो है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कंट्री के रूप में जो है दिखाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है एनपीएस वात्सल्य स्कीम से संबंधित। ये एनपीएस वात्सल्य जो है न्यू पेंशन स्कीम, वात्सल्य का मतलब होता है ये बच्चों के लिए है, तो जो लेस देन 18 ईयर्स जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये स्कीम चालू किया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है इसका गाइडलाइन जारी किया गया है। इसका नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और रेगुलेट किया जाएगा पीएफआरडीए के द्वारा। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि ये जो है इनकलकेट एक जो है वैल्यू जो है मतलब बच्चों में डालना ये चाहता है कि हैबिट ऑफ अर्ली एंड डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सेविंग, मतलब बच्चों में जो है डिसिप्लिन वे में लॉन्ग टर्म सेविंग की एक हैबिट जो है इनकलकेट करना चाहता है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव यही है, जिससे क्या होगा कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी और पेंशन प्रिपेयर्डनेस जो है फ्रॉम द यंग एज, मतलब बहुत कम एज से जो है फाइनेंशियली सिक्योरिटी का जो है एक मतलब जो है विजन होना चाहिए बच्चों में। पेंशन को लेकर के पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। 60 साल के बाद जो पेंशन के लिए आदमी दौड़ता है इसके पहले ही जो है इसकी प्रिपेयरनेस जो है अर्ली एज में करने की इसकी बात की गई है। फीचर इसका क्या है कि इसकी एलिजिबिलिटी सभी सिटीजन को है, सभी टाइप के सिटीजन को है बोला जाए इसमें। तो इसमें जो इंडिया के जो रेसिडेंट हैं ही, जो नॉन रेसिडेंट्स भी हैं और ओसीआई वगैरह जो है मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मतलब टू ऑल इंडियन सिटीजन्स इसमें है। एज क्राइटेरिया है बिलो 18 ईयर एज होना चाहिए। बेनिफिशियरी कौन है, तो इसमें माइनर जो है मतलब जो 18 ईयर से कम एज के बच्चों को माइनर बोलते हैं, तो इसका माइनर जो होता है वो सोल बेनिफिशियरी है और फुल्ली ओनरशिप ऑफ द फंड जो है वो माइनर के पास ही जाता है। अकाउंट जो है बच्चे के नाम पे खुलेगा, माइनर के नाम पे खुलेगा, लेकिन ऑपरेट किया जाएगा जो लीगल गार्जियन है, पेरेंट है, उनके द्वारा। कंट्रीब्यूशन है कि मिनिमम 250 रुपीज़ जो है पर ईयर करना है। मैक्सिमम लिमिट इसका कुछ भी नहीं है, कितना भी किया जा सकता है। तो ये जो है मतलब एक हैबिट की बात है कि मतलब जो है बचपन से ही जो है एक माइनर एज से ही जो है बच्चों में एक हैबिट को इंकलकेट करना है, जिससे वो डिसिप्लिन वे में अपने पैसे को जो भी मिलता है उनको एज ए गिफ्ट उसको सेव करते जाएं फ्यूचर के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पेंशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है कि दो जो है क्रेडिट लिंक्ड सब स्कीम जो है लॉन्च किया गया है अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए जो मिशन चल रहा था उसके अंतर्गत जो लोन देने की व्यवस्था है वो जो है 2 स्कीम चालू किया गया है। ये दो जो स्कीम लॉन्च किया गया है इसको निर्यात प्रोत्साहन कंपोनेंट के अंतर्गत जो है मतलब जो है लॉन्च किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन कंपोनेंट जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंतर्गत आता है। इवन अप टू अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को देखा जाए तो उसको लॉन्च किया गया था 2025 नवंबर में। 6 साल का इसमें टाइम होराइजन था 2025 से लेकर के 2030-31 तक में। फाइनेंशियली जो है इसके लिए आउटले डिपॉजिट मतलब रखा गया था, बजटरी एलोकेशन जिसको बोलते हैं 25,060 करोड़। ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो है जो ट्रेड से रिलेटेड जो फाइनेंस वगैरह होता है एमएसएमई सेक्टर्स को दिया जाता है, खास करके जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर का मतलब जो है टेक्सटाइल्स है, लेदर इंडस्ट्रीज़ है, तो उसमें जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मिशन के अंतर्गत जो है 2 स्कीमें हैं, ठीक है। पहला एक तो है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए निर्यात प्रोत्साहन, और दूसरा जो है नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट है जिसको बोलते हैं निर्यात दिशा। तो निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के अंतर्गत जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इसमें क्या है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, फिर कोलेटरल गारंटी क्रेडिट कार्ड्स फॉर द ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, ये जो है निर्यात प्रोत्साहन का। और यही जो है सबमिशन जो है लॉन्च किया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। और एक जो है नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट क्वालिटी, कॉम्प्लिहेंस, इंटरनेशनल ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स, ये सपोर्ट जो है दिया जाएगा, जो कि यह नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट है। अब जो फाइनेंशियल सपोर्ट के अंतर्गत जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लॉन्च किया गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट रेट पे 7% इंटरेस्ट रेट पे कोई आपको लोन दिया जा रहा है ट्रेड के लिए, ट्रेड मतलब इन द सेंस एक्सपोर्ट के लिए 7% का नॉर्मल रेट है। लेकिन अगर 2 साल का टेन्योर है और आपने समय से और ठीक तरीके से जो है अगर ये अपना लोन और इंटरेस्ट दोनों पेमेंट कर दिया है तो आपको 2% का चाहे 2.57 यहाँ पे 2.75 का जो है डिस्काउंट रेट पे आपको जो है वो ये क्रेडिट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड कर देती है। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत जो है एडिशनल इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्ट टू नोटिफाइड अंडर रिप्रेजेंटेटिव और इमर्जिंग मार्केट, मतलब इमर्जिंग मार्केट चाहे अंडर रिप्रेजेंटेटिव इकोनॉमी में अगर हम नोटिफाइड कमोडिटीज़ वगैरह जो है अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत भी जो है इंसेंटिव दिया गया है। लेकिन इसके अंतर्गत एनुअल कैप कितना लगाया गया है 50 लाख का जो है, उससे ज़्यादा का जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब 50 लाख रुपए तक का क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा सकता है। एलिजिबल कौन कौन है इसमें, तो रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सपोर्ट अंडर द नोटिफाइड पॉजिटिव लिस्ट ऑफ द टेरिफ लाइन। तो जो लिस्ट होगा कमोडिटीज़ का उसको एक्सपोर्ट करने के आधार पर ही जो है इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी जो है डिसाइड की जाएगी, जिसको कवर किया जाएगा 75% ऑफ इंडिया टेरिफ लाइन पे। फिर दूसरा जो है कोलेटरल सपोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट
क्रेडिट, तो इसमें जो है कोलेटरल सपोर्ट दिया जाएगा, जो है जैसे मतलब लोन के अगेंस्ट में जो है हम कुछ कोलेटरल रखते हैं, तो उस कोलेटरल सपोर्ट जो है वो जो प्रोवाइड किया जाएगा विद द पार्टनरशिप। किसके साथ होगा? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए होगा, पहला चीज़। और दूसरा जो मीडियम एक्सपोर्ट इंटरप्राइजेस के एक्सपोर्ट के लिए 65% जो है गारंटी कवरेज है, और एमएस माइक्रो और स्मॉल के लिए जो है 85% का कवरेज है। मैक्सिमम एलिजिबिलिटी इसमें 10 करोड़ आउटस्टैंडिंग गारंटी एक्सपोजर फॉर पर एक्सपोर्टर्स इन फाइनेंशियल ईयर है। और एलिजिबिलिटी तो यही है कि जो प्रीवियस एलिजिबिलिटी थी वही एलिजिबिलिटी इसमें भी है। नेक्स्ट है गर्ग फ्रेमवर्क से संबंधित। गर्ग का मतलब हुआ ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया है कि अंडरटेक किया है कि ग्लोबल इंडाइसेस फॉर द रिफॉर्म और ग्रोथ जो है ये एक इनिशिएटिव है, जिससे जो है रिफॉर्म और ग्रोथ जो है वो कंट्री में किस तरीके से ड्राइविंग होती है। मतलब ड्राइविंग इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंडाइसेस है, ग्लोबल इंडाइसेस, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो जो इंडाइसेस है और उस इंडाइसेस के अकॉर्डिंगली जैसे इंडिया का परफॉर्मेंस अगर लैग करता है, पुअर है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। पर्पज़ यही है कि ग्लोबल इंडाइसेस फॉर द रिफॉर्म एंड ग्रोथ का जो है पर्पज़ कि मॉनिटर करेगा इंडिया का जो परफॉर्मेंस है उस सिलेक्टेड ग्लोबल इंडाइसेस के आधार पे जो गैप हो रहा है इंडिया के बीच में। मतलब वर्ल्ड का अगर कुछ मतलब सुपीरियर कोई चीज़ें हैं और इंडिया उस परफॉर्मेंस को अचीव करने में जो लैक है, लेकुना है, गैप है, उसको किस तरीके से जो है हम रेक्टिफाई करेंगे, जो नोडल मिनिस्ट्री वगैरह जो है एसोसिएटेड है उससे, और उससे संबंधित जो गैप हमको पता चलता है तो उससे गाइडेंस एविडेंस बेस्ड जो है रिफॉर्म किया जाएगा। मतलब गैप पता चला गया कि हाँ ये इसमें गैप है, तो हमको क्या रिफॉर्म करने हैं उसका हमको गाइडेंस मिल जाता है। क्या क्या इंस्टीट्यूशन चाहे इंडाइसेस कवर किया गया है, तो इसमें 26 जो है इंडाइसेस को कवर किया गया है अंडर द 4 ब्रॉड थीम। ब्रॉड थीम क्या क्या है? जैसे इकोनॉमी है, गवर्नेंस है, डेवलपमेंट है और इंडस्ट्री है। तो ये इससे संबंधित जो है, इस टॉपिक से संबंधित जो है 16 इंटरनेशनल एजेंसियाँ जो है डेटा रिलीज करते हैं, इंडाइसिस रिलीज करते हैं, और उसके आधार पर रैंकिंग जो है अगर डिसाइड होता है तो इंडिया की रैंकिंग अगर पुअर है तो किस रीजन से, किस फील्ड में पुअर है उसमें सुधार करने के लिए जो है इस नोडल मिनिस्ट्री को जो है स्पेसिफिक टास्क असाइन किया जाता है। तो 17 नोडल मिनिस्ट्री जो है इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं स्पेसिफिक इंडाइसिस से मतलब रिलेटेड जो है, मतलब जो है अपलिफ्टमेंट के लिए इंडिया के रैंकिंग को। इसको जो है मॉनिटर किया जाएगा और कोऑर्डिनेट किया जाएगा। द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस जो है एक नीति आयोग के द्वारा जो है गठित किया गया है, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा डाटा क्वालिटी चेक, मेथोडोलॉजी रिव्यू और रिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन से संबंधित। एक तरीके से जो है नीति आयोग इसमें थिंक टैंक का कार्य करेगा, और जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें उनको जो है एक तरीके से टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब इंडाइसेस के अपलिफ्टमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपका एक अकाउंट है एसबीआई में, आपने पैसा उसमें लगाया है 1 करोड़ रुपए, किसी कारण से बैंक दिवालिया हो गया, लूट गया, कुछ भी एक्सेस हो गया, तो आपका इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस आपको 5 लाख रुपए जो है एक तरीके का मिल जाता है अगर किसी कारण से बैंक जो है मतलब दिवालिया हो जाता है, बैंक रन हो जाता है और मतलब उसमें जो है लूट हो जाती है, तो बैंक गारंटी देता है कि आपको 5 लाख रुपए जो है एज ए इंश्योरेंस जो है वो आपको देगा। इस इंश्योरेंस का पैसा जो है वो कहाँ से आता है? एसबीआई को ये पैसा जो है वो आरबीआई से मिलता है, और आरबीआई के जो है इसके पास जो है एसबीआई जो है आरबीआई के पास इंश्योरेंस एक पॉलिसी किए रहता है, और इसके अगेंस्ट में जो है पॉलिसी के रूप में जो है एक प्रीमियम पे करता है एसबीआई आरबीआई के पास। पहले क्या हुआ था कि फिक्स टाइप का जो है वो प्रीमियम पे करना पड़ता था सभी बैंकों को। कितना हुआ करता था? 12 पैसा 100 रुपये के डिपॉजिट पे जो है 12 पैसा पे करना पड़ता था। अब क्या किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के द्वारा अप्रूव कर दिया गया कि रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रेमवर्क, मतलब एसबीआई है और ऐसे करके 15, 20, 25 जो भी इंडियन बैंक है, कमर्शियल बैंक है, आरआरबीज हैं, फॉरेन बैंक है, जो भी इंडिया में फंक्शन कर रही हैं, तो उनका रिस्क प्रोफाइल कितना है, रिस्क बेस्ड जो है, अब उसके हिसाब से जो है उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये जो है अब 12 पैसा पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट जो है उसको हटा दिया गया है, अब रिस्क के आधार पर जो है उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो है सेफर वेल मैनेज बैंक पे लोअर प्रीमियम, मतलब जो प्रीमियम बैंक है, सेफर बैंक है, जो पैसे पब्लिक के पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो उनको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जो रिस्कियर बैंक होंगे उनको हायर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि होगा क्या कि ये एक तरीके से इंसेंटिवाइज करता है साउंड रिस्क मैनेजमेंट। जो पब्लिक के फंड जो एसबीआई चाहे इस टाइप के कोई भी बैंक डिपॉजिट में लेते हैं, तो उसको जो है मैनेजमेंट जो होगा उस फंड का वो साउंड रिस्क मैनेजमेंट होगा, और साथ साथ जो है जो रिवार्ड प्रूडेंट बिहेवियर विद द लोअर कॉस्ट,
और जो प्रूडेंशियल बिहेवियर होगा अगर बैंक का, तो उसको लोअर कॉस्ट जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा। इससे जो है जो मोरल हजार्ड्स हुआ करता था, जैसे क्या कि डिसइंटेवाइज हुआ करता था सबको, जब जब कोई फेलियर बैंक है कोई सुपीरियर बैंक है और दोनों को हम एक ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो उसको क्या है कि कोई इसमें मोटिवेशन नहीं था। तो इससे क्या है मोरल हजार्ड्स था, उसको यहाँ पे रिड्यूस किया गया है बाई डिस्करेजिंग बैंक्स फॉर द टेकिंग एक्सेसिव रिस्क। तो एक्सेसिव रिस्क लेने से जो है बैंकों को यहाँ पर जो है एक तरीके से डिस्करेज किया गया है। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क की बात की जाए तो इसको मैनेज किया जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो कि जो है कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के अंतर्गत आया था, अंडर आरबीआई के जो है फुल्ली ओन्ड बाई आरबीआई है। और मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज है इसमें 5 लाख रुपए का। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है यहाँ पे बैंक को पे करना पड़ता है, डिपॉजिटर को पेमेंट नहीं करना पड़ता है। और इसके अंतर्गत जो भी है जो क्या क्या जो है डिपॉजिट के अंतर्गत क्या क्या आपका इंश्योरेंस है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होगा, फिक्स डिपॉजिट होगा, करेंट रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब चीज़ें जो है मतलब जो है आपका इसमें कवर किया जाता है। एक्सेप्शन इसमें क्या आ गया है, डिपॉजिट ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फंड। मतलब अगर इंडिविजुअल कोई रिटेल व्यक्ति है, इंडिविजुअल व्यक्ति है, तो उसके जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जो बैंक में है उसको जो है इंश्योरेंस दिया गया है। और जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो फंड है उसको इसमें इंश्योरेंस कवर नहीं किया गया है। इंश्योरेंस कवरेज इंक्लूड क्या करता है, कौन कौन से बैंक इसमें इंक्लूड हैं, तो सभी कमर्शियल बैंक जिसके मतलब अगर इंक्लूडिंग ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक के ब्रांच भी अगर फंक्शन करते हैं इंडिया में, लोकल एरिया बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ जो क्रेडिट जो है मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है उससे संबंधित हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टैक्स रैंप स्कीम। टैक्स का मतलब ये हुआ कि टेक्सटाइल, और रैंप हुआ यहाँ पर रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग स्टार्टअप स्कीम। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम को समझा जाए अगर तो एम इसका ये है कि जो फ्यूचर प्रूफ इंडस्ट्री टेक्सटाइल एंड अपैरल इकोसिस्टम है, जैसे कि क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर में फैशन डिजाइन रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो उससे संबंधित जो है R&D होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो है मतलब फ्यूचर मतलब जो है हम कोई चीज़ टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उसके संबंधित रिसर्च होना चाहिए कि हम इंडिया में भी जो है उस चीज़ को करें। उससे संबंधित जो स्टार्टअप है उसको ये प्रमोट करने की बात की गई है। फंडिंग क्या है कि इसमें 305 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है 5 सालों के लिए, 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक के लिए 305 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। एम इसका यही है कि जो फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री, उसके अकॉर्डिंगली हमको जो है अपडेट होना है। की कंपोनेंट क्या है, पहला देखिए इसमें क्या है, रैम्प से मतलब हुआ रिसर्च और इनोवेशन से संबंधित। तो स्मार्ट टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी जो है इसको प्रमोट करना है, इनोवेशन लाना है। फिर डाटा एनालिटिक्स डायग्नोस्टिक्स जो होगा, जो लेकुना वगैरह है हमारे टेक्सटाइल के सप्लाई चेन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट से लेकर मैपिंग से लेकर, तो उसको जो है यहाँ पे एनालिसिस करने की बात की गई है। फिर रियल टाइम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल स्टेटिस्टिक सिस्टम, ये क्या करता है, सपोर्ट स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड नॉलेज इकोसिस्टम, ये जो है मतलब स्टेट लेवल प्लानिंग होनी चाहिए और जो है नॉलेज जो डिसेमिनेशन होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस जो है उसको प्रमोट करके अडॉप्ट करने के लिए जो है जो प्रैक्टिसेस हैं उसको जो है प्रमोट करने की बात की गई है इसमें, नॉलेज इकोसिस्टम और कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए। फिर स्टार्टअप और इनोवेटिव सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट फॉर द इंक्यूबेटर हैकाथॉन। इंक्यूबेटर का मतलब जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो इंक्यूबेटर्स वगैरह होते हैं उसमें जो टेक्सटाइल्स वगैरह लगता है तो उससे संबंधित। फिर हैकाथॉन का मतलब ये कि कंपटीशन को प्रमोट करना है, इनोवेशन को लाना है। फिर एकेडमिक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन जो होगा, ये सब चीज़ें होंगी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025, मतलब एनिमल और हस्बेंड्री से संबंधित जो स्टैटिस्टिक्स है 2025 का रिलीज किया गया है। इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा। इसमें जो है मतलब जो हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसका जो है कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या रैंकिंग है, ये सब चीज़ दिया गया है। इसको देख लेते हैं। ये जो स्टैटिस्टिक्स होता है, डेटा होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो डेटा अगर उसमें हम अपने राइटिंग में इनकलकेट करते हैं तो वो भी जो है अच्छा एक आंसर राइटिंग हो जाता है। मिल्क को देखा जाए तो ग्लोबली इंडिया का रैंक मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। टोटल प्रोडक्शन जो एस्टिमेट किया जा रहा है 2025 का 247.87 मिलियन टन। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो 480 ग्राम पर डे जो है मतलब जो है प्रति व्यक्ति जो है मिल्क की अवेलेबिलिटी है 2024-25 में, जो कि 2014-15 में 319 ग्राम पर डे हुआ करती थी, उससे जो है काफ़ी बढ़ गया है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर देखा जाए स्टेट वाइज मिल्क का, तो सबसे नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ग्लोबली जो है 25% ऑफ जो है मिल्क जो है इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एग के बारे में रैंकिंग देखा जाए तो एग प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक है सेकंड। टोटल प्रोडक्शन जो है एस्टिमेट अगर देखा जाए तो 149.11 बिलियन नंबर जो है वो एग का प्रोडक्शन है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है
106 नंबर पर एनम, मतलब सालाना जो है 106 जो है अंडे की खपत जो है, मतलब जो है अवेलेबिलिटी इंडिया में हो चुकी है। और कॉमर्शियल जो पोल्ट्री जो है उसको देखा जाए तो 84.49% जो है नेशनल आउटपुट है इसका है। टॉप एक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आंध्र प्रदेश स्टेट्स में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका जो है मतलब जो है इस सीक्वेंस में जो है ऊपर से नीचे तक में है। मीट के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक है पूरे वर्ल्ड में चौथा। टोटल प्रोडक्शन जो है एस्टिमेट किया जाए तो 10.5 मिलियन टन है। मीट प्रोडक्शन फ्रॉम द पोल्ट्री जो है वो कंस्टिट्यूट करता है 50%, मतलब जो है जितना हमारा टोटल मीट है उसका पोल्ट्री प्रोडक्ट जो है वो 5.18 मिलियन टन है, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर देखा जाए मीट के मामले में तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वूल के मामले में देखा जाए तो टोटल प्रोडक्शन एस्टिमेट किया जाए तो 34.57 मिलियन केजी जो है वो वूल का प्रोडक्शन है। और टॉप वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रूप में देखा जाए तो नंबर 1 पर राजस्थान, सेकंड जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश है। तो ये हुआ हमारा एनिमल हस्बेंड्री के स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी से रिलेटेड। इसको क्या है कि 125 साल हो गया है इस्टेब्लिश किए गया। जब इसकी शुरुआत हुई थी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी की तो इसको जो है ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन कहा जाता था। 1902 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज ए ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। बाद में 1967 में इस ऑफिस का नाम चेंज करके DGMS रख दिया गया। ये एक तरीके की रेगुलेटिंग एजेंसी है जो कि माइंस वगैरह को इंस्पेक्शन करती है, रेगुलेट करती है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। डील करती है किस टाइप का मैटर, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है, जिस विभाग में कार्य कर रहा है तो उस विभाग से संबंधित जो सेफ्टी है और उस विभाग से होने वाले पॉल्यूशन से जो हेल्थ हजार्ड्स वगैरह होता है तो उसको ये एक तरीके से मतलब जो है उसको उस मैटर को लुक आफ्टर करती है। फिर वेलफेयर ऑफ द पर्सन इन एम्प्लॉयड इन माइंस, जो माइंस में व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट एज ए एम्प्लॉय कार्य कर रहा है उसको, खास करके इसमें क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूडेड है तो कोल माइंस, फिर मेटेलिक फेरस माइंस और ऑयल माइंस। कोल माइंस तो समझ में आ गया है। मेटेलिक फेरस माइंस इन द सेंस जैसे बॉक्साइट माइंस है एल्युमिनियम के लिए, आयरन ओर माइंस है आयरन ओर के लिए। तो ये मेटेलिक फेरस जो है, मेटेलिक फेरस का मतलब होगा आयरन ओर माइंस, और मेटेलिक का मतलब जो होगा कि नॉन फेरस माइंस जैसे कि बॉक्साइट वगैरह है जो है एल्युमिनियम बेस्ड माइंस है, उसको भी जो है एक तरीके से इसके अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। फिर ऑयल माइंस का मतलब जो क्रूड ऑयल वगैरह एक्सप्लोरेशन से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ये तरीके को डील करती है, मॉनिटर करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर इसका धनबाद में है जो कि झारखंड में स्थित है। और ये जो हेडक्वार्टर को हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के द्वारा। की रोल क्या है कि कोई जो माइंस होता है उसको ये इंस्पेक्शन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, डेंजर ऑक्यूरेंस ड्यू टू इमरजेंसी रिस्पांस वगैरह जो है इसको मॉनिटर करते हैं। और जो माइंस का परमिशन, जो स्टेचुटरी परमिशन होता है, एग्जम्पशन होता है, रिलैक्सेशन होता है माइंस का, वो इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये क्या है कि फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग मतलब जो है इसके पहले जो इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे उसके अंतर्गत ये नहीं था, नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नहीं था। पहले दो इंस्टीट्यूशन जो थे, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता मतलब जो आता है ये, ठीक है। इसमें दो स्कीम जो थी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी पहला और नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग दूसरा। ये जो है फ्रेगमेंटेड इनका रेगुलेटरी अप्रोच था, तो उनको इंटीग्रेट करके जो है दोनों को सबस्यूम करके नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो जो है ऑर्गेनाइज किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसकी फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग जो है वो एस्टेब्लिश हुई। ये जो है नेशनल रेगुलेटर है स्किलिंग और इससे संबंधित जो रिस्पांस होते हैं डेवलपमेंट का, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग से संबंधित जो है चीज़ों को ये रेगुलेट करती है। की फंक्शन क्या है, ये ग्रांट रिकॉग्निशन टू एंड मॉनिटर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अवार्डिंग बॉडीज, असेसमेंट एजेंसी एंड स्किल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स। तो ये सब चीज़ों को जो है ये रिकॉग्निशन जो है देते हैं। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वेरियस जो रिपोर्ट जो है ग्लोबल एजेंसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहला कि ये एक तो ये रिपोर्ट, दूसरा इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तीसरा इंडिया का पोजीशन उसमें क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में। तीन चीज़ों को जानना चाहिए। तो पहला जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। कब रिलीज़ किया जाता है, तो साल में 2 बार, एक जनवरी में, दूसरा जून में। ये एसेस करता है ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को,
ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी है, कंट्रीज़ हैं, उसका जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को रिलीज करता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट इसके द्वारा किया गया था कि 7.2% फिजिकल ईयर 2025-26 में इंडिया का ग्रोथ रहेगा। पहले इसमें जो है 6.3% जो है प्रोजेक्शन किया गया था जून वाले में, लेकिन बाद में जो है जनवरी के रिपोर्ट में 7.2 कर दिया गया। फिर दूसरा रिपोर्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड 2026 का रिपोर्ट। इसको रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें ये बोला गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की 3% जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जनरेट करती है। तीसरा रिपोर्ट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर GITM। तो इसको रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मॉनिटर क्या करता है, ये इन्वेस्टमेंट से संबंधी जो ट्रेंड चल रहा है, FDI वगैरह किस देश में कितना जा रहा है, उसको ये मॉनिटर करता है। इस रिपोर्ट में ये दिया गया कि इंडिया में जो FDI इनफ्लो है वो जो है बढ़ा है, अभी $47 बिलियन का 2025 में हो गया है। फिर चौथा रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट। इसको रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, UNDESA बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा UNDESA के अंतर्गत जो है और भी रिपोर्ट जो है पब्लिश किया जाता है। इसमें वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, ये 3 रिपोर्ट इसके अलावा भी जो है रिलीज किया जाता है। फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 स्टैंडर्ड फॉर द डेवलपमेंट, ये जो है 5वां रिपोर्ट जो है इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर छठवां है कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें डाटा ये दिया गया है कि ग्लोबली जो है 1% टॉप, जो ऊपर के 1% लोग हैं वो 37% जो है रिसोर्स को जो है कंट्रोल करते हैं, और ऊपर के 10% जो लोग हैं वो 75% जो है ग्लोबल जो है वेल्थ जो है उसको जो है कंट्रोल करते हैं। इंडिया में देखा जाए तो टॉप के 1% लोग जो है इंडिया के 40% रिसोर्स को कैप्चर किए हुए हैं, और टॉप 10% लोग जो हैं वो होल्ड करते हैं 65% ऑफ टोटल वेल्थ। ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से जो है वर्ल्ड में इनइक्वलिटी बढ़ते जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो और बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों इकोनॉमिक्स जो सेक्शन था, ये PT 365 हम जो डिस्कशन कर रहे थे दिसंबर जनवरी 2026 का जो अपडेटेड मटेरियल आया था उसको हमने यहाँ पे कंक्लूड किया। आई होप ये वीडियो डिस्कशन, ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।